हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो एएस नोवेल स्टोरी में आपका स्वागत है। सुनते रहिए अनोखी कहानियां अनोखे अंदाज में। तो बढ़ते हैं कहानी की ओर। दोस्तों, टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी। प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम बेगमों का बादशाह। चलिए अब चलते हैं अपने कहानी के अंदर, जिसमें आप 40 चैप्टर सुन चुके हैं। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 41। ऑक्शन हाउस में हंगामा। 200 करोड़ रुपए सुनकर कुछ लोग हैरान हो गए तो कुछ उन प्रकाश मणियों को किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इन मणियों की असल कीमत क्या है। 200 करोड़ से ऊपर की बोली लगाइए। ऑक्शन की आवाज फिर से गूंजी। 205 करोड़, एक अमीर व्यापारी बोला। 210 करोड़, एक और अमीरजादा बोला। इसी तरह से बोली 250 करोड़ पार कर गई। सर, मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि आपके द्वारा लाई गई ये मनियां इतनी कीमती हैं, धर्मपाल जी बोले। अभी तो आप आगे देखिए कैसे ये मनियां मुझे और आपको और ज्यादा अमीर बनाती हैं, दीपक ने धर्मपाल जी को मुस्कुराकर जवाब दिया। ये सुनकर तो धर्मपाल जी बहुत खुश हो गए। बोली बढ़ती ही जा रही थी और बढ़ते बढ़ते 300 करोड़ रुपये पार कर गई। जैसे जैसे बोली की रकम बढ़ रही थी वैसे वैसे ही दीपक, धर्मपाल जी और समर सिंह की खुशी भी बढ़ रही थी। आधा घंटा और बीता और मनियों की बोली की कीमत 400 करोड़ रुपये हो गई। 400 करोड़ से ऊपर बोलिए। 400 करोड़, 400 करोड़, 400 करोड़ एक, 400 करोड़ दो, 450 करोड़। इतने में एक कड़क आवाज गूंजी। सब लोग उस आवाज की दिशा में देखने लगे। वो एक 40 साल का लंबे कद का आदमी था। उसका नाम था ठाकुर विक्रम सिंह और वो राजकुमारी नंदिनी का सगा चाचा है। 450 करोड़ एक, 450 करोड़ दो, 450 करोड़ तीन, 450 करोड़ में ये कीमती प्रकाश मनियां होती हैं ठाकुर विक्रम सिंह की। दीपक की नजर ऑक्शन की तरफ ही थी। इतने में एक तीखी आवाज ने दीपक का ध्यान अपनी तरफ खींचा। तुम जैसा 2 टके का मवाली यहाँ क्या कर रहा है, नंदिनी ने दीपक की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। अपने काम से काम रखो, दीपक बोला। मैं जानती हूँ तुम जरूर यहाँ कोई कीमती चीज चुराने आए हो। मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाती हूँ, ये कहकर नंदिनी वहम बसे चली गई। सर, ऑफिस में आके पेपर वर्क कर लीजिए, एक एम्प्लॉय ने आके दीपक से कहा। दीपक, धर्मपाल जी और समर सिंह तीनों ही ऑफिस में आके बैठ गए। लगभग 15 मिनट गुजर चुके थे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। क्या हुआ सर, हमारे पैसे लेकर कहीं ये लोग भाग तो नहीं गए, धर्मपाल जी मजाक में बोले। नहीं नहीं, यहाँ एक दिन में हजारों करोड़ के धरोहर बिक जाते हैं, ये ऐसा नहीं करेंगे, समर सिंह बोला। लेकिन ये अभी तक आया क्यों नहीं, धर्मपाल जी बोले। वैसे धर्मपाल जी ज्यादा बोलते नहीं है, लेकिन आज वो बहुत खुश हैं। दूसरी बार उन्हें एक ही आदमी से बड़ा कमीशन मिलने वाला है। समर सिंह कुछ बोलता इससे पहले ऑफिस का दरवाजा खुला। सॉरी सर, वो जरा ठाकुर साहब के साथ पेपर वर्क करने में काफी समय लग गया। आज उन्होंने काफी चीजें खरीदी हैं, वो मैनेजर बोला। उस मैनेजर ने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया। 427 करोड़ 50 लाख आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, दीपक के मोबाइल पर मैसेज आया। सर, 5% टैक्स का काट लिया गया है और सर मुझे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं आपसे बाद में मिलता हूं, ये कहकर और दीपक और बाकी दोनों से हाथ मिलाकर वो मैनेजर ऑफिस से चला गया। दीपक ऑफिस से अपने साथियों के साथ निकला। इतने में नंदिनी 10 to 12 गार्ड्स के साथ वहां पहुंच गई। यही है वो गुंडा, ये यहाँ पर कोई न कोई कीमती चीज चुराने आया है, इसको पकड़कर सजा दीजिए, नंदिनी ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। असल में वो दीपक से अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी, इसलिए ही वो गार्ड्स को लेकर आई। सर, हमें आपकी तलाशी लेनी होगी, इन मैडम का कहना है कि आप कोई न कोई कीमती सामान यहाँ से चुराकर जा रहे हैं, एक गार्ड बोला। ये कुछ भी बोलेंगी तो आप इनकी बात मान जाएंगे, और मैं क्यों दूं तलाशी। यही बात अगर मैं आपसे कहूं कि ये यहाँ पर चोरी करने के इरादे से आई हैं तो आप इनकी तलाशी लेंगे। चलिए मैं देता हूं अपनी तलाशी, लेकिन अगर मेरे पास कुछ नहीं निकला तो फिर आपको इनकी तलाशी लेनी होगी। मंजूर है आपको, दीपक ने गार्ड से कहा। वो गार्ड थोड़ा कंफ्यूज हो गया। इतने में ही नंदिनी बोली, मुझे मंजूर है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ निकला तो तुम्हें मुझसे आज दोपहर की बदतमीजी की माफी मांगनी होगी, और जुर्माने के तौर पर इस ऑक्शन हाउस में 3 करोड़ रुपये जमा करने होंगे, नंदिनी बोली। और अगर आपके पास कुछ निकला तो आपको भी वैसा ही करना होगा जैसा आप मुझसे करने को बोल रही हैं, दीपक बोला। मुझे मंजूर है। दीपक को अंदर ही अंदर हंसी आ रही थी, और साथ में समर सिंह और धर्मपाल जी भी नंदिनी की बचकानी हरकतों का मजाक बना रहे थे। उन्हें पता था कि दीपक के पास कुछ भी नहीं मिलेगा।
एक गार्ड ने दीपक की तलाशी ली, उसका बैग चेक किया जिसमें वो प्रकाश मणियों का बॉक्स रख लाया था, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं मिला। नंदनी ये देखकर शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने ऑक्शन हाउस के एक कर्मचारी को कुछ पैसे देकर खरीद लिया था, ताकि उसके जरिए वो अपने प्लान को अंजाम दे सके। नंदनी के दोस्तों ने प्लान बनाया था कि ऑक्शन हाउस की कोई भी मामूली सी चीज को किसी भी तरह से दीपक के बैग में रखना होगा और नंदनी किसी भी तरह का कोई हंगामा खड़ा करके वहां पर गार्ड्स को ले आएगी और दीपक की तलाशी होगी। तब दीपक ऑक्शन वालों की नजरों में चोर साबित हो जाएगा और उस पर एक भारी रकम का जुर्माना लगवा दिया जाएगा, ताकि वो उस रकम को भर न पाए और फिर नंदनी को उसे जलील करने का मौका भी मिल जाएगा। और ये प्लान नंदनी और उसके साथियों ने तब बनाया था, जब उन सब ने दीपक को पहली बार वहां देखा था। मैडम, इनके पास तो कुछ भी नहीं निकला, वो गार्ड बोला। ये सुनकर नंदनी ने अपने दोस्तों की तरफ देखा। ठीक है, आज मैं तुम्हें यहां से जाने देती हूँ, और ये कहकर नंदनी अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगी। रुक जाओ, दीपक जोर से चिल्लाया। ये सुनकर नंदनी के कदम एकदम रुक गए। नंदनी को हल्का सा डर महसूस हुआ। क्या है, क्यों रोक रहे हो हमें? शुक्र करो कि तुम्हारे पास से कुछ नहीं निकला, नहीं तो आज तुम जेल में होते, नंदनी जोर से बोली, ताकि वहां पर और लोग इकट्ठा हो जाए और दीपक से नंदनी को बचा ले। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बीच एक शर्त लगी थी कि अगर मेरे पास कुछ नहीं निकला तो आपकी भी तलाशी होगी, दीपक बोला। व्हाट द हेल, तुम जानते नहीं कि हम कौन हैं? राजकुमारी नंदनी नाम है हमारा। हमारे चाचू अभी यहीं पर मौजूद है। उन्होंने देख लिया कि तुमने हमें छेड़ा है, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारे साथ क्या होगा, नंदनी आंखें तरेरते हुए बोली। दीपक ने एक ही झटके में नंदनी के हाथ से उसका पर्स छीन लिया। क्या बदतमीजी है ये, मेरा पर्स मुझे वापस करो। दीपक ने उसके पर्स से एक कीमती लॉकेट निकालकर उस गॉड के सामने कर दिया। अब बताइए कि चोर कौन है, दीपक उस गॉड से बोला। गॉड ने उस लॉकेट को हाथ में लिया और देखने लगा। उस गॉड ने अपना वॉकी टॉकी निकाला। एक महिला चोर को हमने पकड़ा है, वो यहाँ से कीमती सामान चुरा कर ले जा रही थी, कुछ फीमेल गार्ड्स को गेट नंबर 6 के पास भेजो ओवर। यह सुनकर नंदनी के होश उड़ गए। सॉरी सर, अपनी इस हरकत के लिए हम शर्मिंदा हैं, वो गार्ड दीपक की तरफ देखते हुए बोला। जल्द ही वहां पर कुछ फीमेल गार्ड आ गई। दीपक अपने साथियों के साथ वहां से जाने लगा। देखो, हमें छूना मत, आप लोग जानते नहीं कि हम कौन हैं, नंदनी डरते हुए बोली। नंदनी पीछे हटने लगी। रुक जाओ, इतने में एक कड़क आवाज ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। ये ठाकुर विक्रम सिंह, नंदनी के चाचा जी। तुम सब मेरी भतीजी को कैसे परेशान कर रहे हो? ठाकुर विक्रम ने जोर से ये बात कही। सर, इनके पर्स में से ये चीज मिली है, उस गार्ड ने ठाकुर विक्रम सिंह को वही चीज दिखाई। अब क्या होगा? क्या ठाकुर विक्रम सिंह ले पाएंगे दीपक से अपनी भतीजी की बेइज्जती का बदला? और क्या दीपक बचा पाएगा खुद को और अपने साथियों को ठाकुर विक्रम सिंह के चंगुल से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 42। माफी सर, इनके पर्स में ये चीज निकली है, उस गॉड ने ठाकुर विक्रम सिंह को एक प्राचीन लॉकेट दिखाते हुए कहा। ठाकुर विक्रम सिंह ने पहले उस प्राचीन लॉकेट पर एक तिरछी नजर डाली और फिर एक नजर उसने उस गॉड पर डाली। तुम्हें क्या लगता है हमारी भतीजी ये 2 कौड़ी का लॉकेट चुराएगी? ठाकुर खानदान है हमारा, बरसों से राज करते आए हैं हम लोग, आज ही तुम्हारे इस ऑक्शन हाउस से 600 करोड़ से ज्यादा की चीजें खरीद चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है इस तरह की गिरी हुई हरकत करेगी हमारी भतीजी? अभी के अभी यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, ठाकुर विक्रम सिंह गरजते हुए बोला। एक गॉड वहां से भागकर अंदर चला गया। अपने चाचा को वहां देखकर नंदनी को राहत मिली और वो भागते हुए अपने चाचा के पास आ गई। ये सब इसका किया धरा है, आज दोपहर में इसने हमारी कार को तोड़ दिया और जब इसने हमें यहाँ देखा तो हमसे बदतमीजी की और हम पर यहाँ की चीज चुराने का इल्जाम लगाने लगा। नंदनी दीपक की तरफ इशारा करते हुए झूठ बोलने लगी। दीपक को ये सुनकर उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ठाकुर विक्रम सिंह घूरते हुए दीपक की तरफ बढ़े और एक झटके में उन्होंने दीपक का कॉलर पकड़ लिया। तू है कौन? तेरी औकात क्या है? 2 कौड़ी के इंसान, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारी भतीजी से बदतमीजी की? ठाकुर साहब, दीपक से दांत पीसते हुए बोले। दीपक ने पहले अपने गिरेबान पर नजर डाली और फिर उसने विक्रम सिंह से नजर मिलाते हुए उनका हाथ पकड़कर अपने गिरेबान से छुड़ाते हुए कहा, मैं कौन हूं और मेरी औकात क्या है, ये तू अपने बाप लखन सिंह से जाके पूछ। ये सुनते ही नंदनी हैरान हो गई और विक्रम सिंह आग बबूला हो गए। हमारे बाबूजी का नाम लेता है, तेरी इतनी हिम्मत? ये कहते हुए विक्रम सिंह दीपक को मारने के लिए आगे बढ़े और जैसे ही उन्होंने अपना हाथ उठाया वैसे ही दीपक ने उनका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर नंदनी और उसके दोस्त हैरान हो गए। दीपक ने विक्रम सिंह के हाथ पर हल्का सा दबाव दिया। पूरे बंद हाल में हड्डी टूटने जैसी आवाज आई। विक्रम सिंह का हाथ टूट गया था और वो दर्द से छटपटाने लगा और नीचे गिर गया। कमीने, तूने हमारे चाचा जी का हाथ तोड़ दिया। ये कहते हुए नंदनी भागते हुए अपने चाचा को संभालने लगी। इतने में वहां पर मैनेजर आ गया।
ठाकुर विक्रम सिंह को जमीन पर पड़ा देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। देख क्या रहे हो नालायकों, ठाकुर साहब को उठाओ और हॉस्पिटल ले चलो जल्दी, वो मैनेजर चिल्लाते हुए गार्ड से बोला। मैनेजर जल्दी से अपनी कार की तरफ भागा और गेट खोलकर उसने अपनी कार में ही ठाकुर विक्रम सिंह बैठाया, साथ में नंदनी भी बैठी और वो लोग जल्द से जल्द हॉस्पिटल के लिए निकल गए। दीपक ये देखकर हैरान था कि सिर्फ हाथ की हड्डी टूटी है और ये मैनेजर कैसे रिएक्ट कर रहा है। दीपक ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो धर्मपाल जी और समर सिंह के साथ वहां से निकल गया। उसने समर सिंह को उसके हिस्से के 5% यानी 21,37,50,000 रुपये भी ट्रांसफर कर दिए। समर सिंह इस डील से बहुत खुश था और आज तक उसे एक बार में इतना मुनाफा नहीं हुआ था। दीपक और धर्मपाल जी दोनों ही अपने होटल रूम में आ गए। रात के 11 बज चुके थे और संजू दीपक का इंतजार करते करते सो गया। अगले दिन सुबह 10:30 की उनकी फ्लाइट थी। दीपक और धर्मपाल जी उठ चुके थे और संजू भी उठ गया था। उस समय सुबह के 7 बज रहे थे। धर्मपाल जी का फोन बजा और वो फोन पर बात करने लगे। बात करने के बाद, सर समर सिंह की कॉल थी, उन लोगों ने आपको हॉस्पिटल में बुलाया है, अगर आप नहीं गए तो वो लोग समर सिंह को जान से मार देंगे, धर्मपाल जी घबराते हुए बोले। कौन लोग? दीपक बोला। ठाकुर खानदान के लोग, धर्मपाल जी बोले। लगता है ये ठाकुर खानदान अपना नुकसान करवाना चाहता है, दीपक बोला। तो ठीक है फिर चलते हैं उनसे मिलने। दीपक और धर्मपाल जी हॉस्पिटल के लिए निकल गए। जब वो हॉस्पिटल पहुंचे, वहां पर बहुत ही महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी और हॉस्पिटल में बहुत सारे लीग मौजूद थे। ये सारे लोग ठाकुर विक्रम सिंह को देखने आए थे। दीपक भी अंदर चला गया। एक आदमी ने उनका रास्ता रोका। आप ही हैं दीपक? उसने दीपक से सवाल किया। चलिए मेरे पीछे, वो आदमी बोला। वो आदमी दीपक और धर्मपाल जी को हॉस्पिटल के एक स्पेशल रूम में ले गया। वो रूम खासकर ठाकुर खानदान के लोगों के लिए ही बनाया गया था, क्योंकि ये पूरा हॉस्पिटल उन्हीं का था। मालिक मैं उसे ले आया, वो आदमी जो दीपक और धर्मपाल जी को साथ लेकर आया था बोला। दीपक और धर्मपाल जी रूम में एंटर हुए। रूम अंदर से बहुत ही शानदार बना हुआ था, जैसे वो किसी महल के कमरे के अंदर आ गए हो। अंदर बेड पर ठाकुर विक्रम सिंह बैठा था और उसके हाथ पर प्लास्टर बंधा हुआ था। नंदनी भी वहां मौजूद थी और ठाकुर लखन सिंह एक बड़ी सी शाही कुर्सी पर विराजमान थे। सब लोग दीपक को घूर रहे थे। ठाकुर लखन सिंह ने एक रात में ही ये पता लगा लिया था कि ये दीपक वही दीपक है जिसने दिल्ली में उनकी जान बचाई थी। दीपक ने कुछ बोलने के बजाय खामोश रहना ही समझा। हाँ तो मिस्टर दीपक सक्सेना, आपने हमारे बेटे का हाथ तोड़ दिया और आपकी वजह से हमारे बेटे की बहुत बेइज्जती हुई, लेकिन हम आपको इसकी सजा नहीं देंगे क्योंकि आपने उस दिन दिल्ली में हमारी जान बचाई थी, इसलिए आज हम आपकी जान बख्श रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक बार आपको हमारे बेटे से सर झुकाकर माफी मांगनी होगी, ठाकुर लखन सिंह दीपक से बोले। बड़े ठाकुर को ये लग रहा था कि दीपक उनकी बात मान जाएगा, लेकिन दीपक कुछ और ही सोच रहा था। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं और शायद हैसियत में भी बड़े हैं, इसलिए। दीपक आगे कुछ बोलता लेकिन ठाकुर लखन सिंह ने उसकी बात काट दिया। क्या कहा हैसियत? मैं जानता हूं कि तुम दिल्ली में सिर्फ एक होटल के मालिक हो और उससे ज्यादा तुम्हारी औकात नहीं है, और हमारा खानदान वर्षों से राज करता हुआ आया है और दौलत हमारे कदम चूमती है और आगे भी चूमेगी। ये सुनकर दीपक को हंसी आने लगी। तुम हंस क्यों रहे हो? हमने कोई जोक मारा है क्या? ठाकुर लखन सिंह गुस्से से बोले। जोक ही तो है, दीपक चेहरे पर तिरछी मुस्कान लाते हुए बोला। क्या मतलब है तुम्हारा? ठाकुर लखन सिंह ने सवालिया नजरों से दीपक की तरफ देखते हुए पूछा। ठाकुर साहब बहुत छोटा मुंह और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं आप शायद भूल गए कि उस दिन दिल्ली में अगर मैं आपको बचाने न आते तो आप तो कब का परलोक सिधार चुके होते और यहाँ पर बैठकर सिर्फ अपना मुंह नहीं चलाते, दीपक बोला। ये सुनकर तो पूरा ठाकुर खानदान आग बबूला हो गया और वो लोग दीपक को मारने की बातें करने लगे। सब चुप हो जाओ, ठाकुर लखे सिंह चिल्लाते हुए बोले, हालांकि वो खुद गुस्से की आग में धधक रहे थे। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी हमारे सामने खड़े रहने की भी औकात है? वो तो तुमने हमें बचाया इसलिए तुम्हारी ये बकवास अब तक सुन रहे हैं, वरना। दीपक ने ठाकुर साहब को बीच में ही रोक दिया। वरना क्या ठाकुर साहब, आप मुझे नुकसान पहुंचाएंगे? जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा, दीपक बोला। ये सुनते ही पूरा ठाकुर खानदान चिल्ला उठा। तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दादाजी से इस भाषा में बात करता है? एक पहलवान से लड़का दीपक की तरफ मारने के लिए दौड़ा, इतने में दीपक ने उनकी गर्दन पकड़ ली और एक हाथ से ही उसे हवा में 2 फीट ऊपर उठा दिया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। उस लड़के की आंखें ऊपर चढ़ गई और वो बेहोश हो गया। दीपक ने छोड़ दिया और वो जमीन पर गिर पड़ा। इतने में उसकी मां आकर उसे उठाने लगी और दीपक को घूर घूर कर देखने लगी, लेकिन दीपक ने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। आपने मेरे बारे एक रात में बहुत कुछ पता लगा लिया है,
लेकिन आप पूरी तरह से मुझे नहीं जानते, दीपक ने ठाकुर लखन सिंह से आंखें मिलाते हुए कहा। आपने ये जरूर देख लिया कि मैंने अपने बेटे का हाथ तोड़ा, लेकिन क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि मैंने उनका हाथ क्यों तोड़ा? जरा पूछिए अपनी लाडली पोती नंदनी से, जिसकी वजह से ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है, दीपक ने नंदनी की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठाकुर लखन सिंह ने नंदनी की तरफ देखा, नंदनी ने अपनी नजर चुरा ली। ठाकुर साहब समझ गए कि नंदनी कुछ छुपा रही है। असल बात क्या है नंदनी? हम पूछते हैं क्या है असल बात? ठाकुर लखन सिंह चीख कर बोले। अब क्या जवाब देगी नंदनी? क्या ठाकुर लखन सिंह नंदनी को सजा देंगे, या फिर वो दीपक से दुश्मनी कर लेंगे? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 43, ब्लैक मास्क। हमने पूछा असल बात क्या है? ठाकुर लखन सिंह ने नंदनी से चिल्लाते हुए सवाल किया। ये सुनकर नंदनी एकदम डर गई। दादू दादू कहते कहते नंदनी चुप हो गई। बोलती क्यों नहीं? ठाकुर लखन सिंह फिर चिल्लाए। नंदनी ने हिम्मत की और शुरू से जब से उसकी दीपक से पहली मुलाकात हुई थी तब से लेकर जब दीपक ने उसके चाचा जी का हाथ तोड़ा था तब तक एक एक घटना कह सुनाई। अब ठाकुर लखन सिंह को असल बात का पता चला। ठाकुर लखन सिंह अब कुछ कहने के बजाय कुछ देर के लिए चुप हो गए। मिस्टर दीपक अब आप जा सकते हैं, ठाकुर लखन सिंह दीपक से बोले। ठाकुर लखन सिंह दीपक से ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते थे। अगर वो कुछ बोलते तो उल्टा उनके खानदान की ही बदनामी होती, और ऐसा करना उनके खानदान की इज्जत के लिए सही नहीं है। दीपक वहां जाने लगा। अचानक उसे याद आया कि समर सिंह ने फोन पर उसे बताया था कि अगर मैं ठाकुर लखन सिंह जी से मिलने नहीं गया तो ये सब ठाकुर लोग उसकी जान ले लेंगे। दीपक पीछे मुड़ा और समर सिंह कहाँ है? दीपक ने सवाल किया। ये सुनकर ठाकुर लखन सिंह झेप गए। हमने उसे सिर्फ डराया था, बाकी हमने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, ठाकुर लखन सिंह बोले। ये सुनकर दीपक धर्मपाल जी के साथ वहां से चला गया। बापू आपने उसे जाने क्यों दिया? यहाँ पर हमारे इतने लोग और वो अकेला था, यहीं पर उसके हाथ पैर तोड़ देते, ठाकुर विक्रम सिंह चीखते हुए बोला। तूने देखा नहीं कि उसने रमेश का क्या हाल करा है? रमेश को अभी तक होश नहीं आया है। रमेश जैसा ताकतवर पहलवान भी उसके सामने कुछ नहीं है, और वैसे भी गलती हमारी पोती की है। अगर उस लड़के की गलती होती तो तुम्हें क्या लगता है? ठाकुर लखन सिंह इतना कमजोर है कि एक बच्चा भी उसके सामने अपनी नजर उठा ले, और दूसरी वजह थी कि उसने हमें ब्लैक लोट्स गैंग के खूंखार गुंडों से बचाया था। अगर उस दिन वो नहीं आता तो आज हम आप सबके सामने नहीं होते। हमें लगा कि आज हमारा आखिरी दिन है, लेकिन ठीक एन वक्त पर वो लड़का वहां पहुंच गया, ठाकुर लखन सिंह बोले। ठीक उसी समय 7 समंदर पार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक आलीशान इमारत के एक अंधेरे कमरे में एक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक वीडियो चल रही है। इस वीडियो में वही सब कुछ चल रहा है जो उस दिन दीपक और उन ब्लैक लोट्स के गुंडों के बीच हुआ था, कि किस तरह से दीपक ने ठाकुर लखन सिंह को बचाया। इस लड़के ने हमारी पूरी योजना पर पानी फेर दिया। उस दिन दिल्ली में हमारे पास बहुत अच्छा मौका था ठाकुर लखन सिंह को पकड़ने का। वहां पर खड़ा हुआ एक आदमी बोला। इतने में रूम की लाइट जल गई। उस रूम में उस प्रोजेक्टर स्क्रीन के एकदम सामने एक आदमी बैठा है। वो कौन है ये कोई नहीं जानता, और न ही उस कमरे में मौजूद लोग जानते हैं कि वो शख्स आखिर है कौन। किसी ने आज तक उसकी शक्ल नहीं देख, क्योंकि उस आदमी ने अपने आप को पूरी तरह से काले कपड़ों से ढक रखा है, और न ही वो किसी से कुछ कहता है, और चेहरे पर फुल ब्लैक मास्क है। यही है ब्लैक लोट्स गैंग का लीडर, और पूरी गैंग इसे ब्लैक मास्क के नाम से जानती है। उस ब्लैक मास्क आदमी ने अपने हाथों से साइन लैंग्वेज में कुछ कहा। उसका इशारा समझते ही उसके पास खड़े उस आदमी ने सब लोगों को कमरे से बाहर कर दिया, और साइन लैंग्वेज में उस आदमी से कुछ कहा। ठीक है चीफ, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा, अपने मालिक का इशारा समझते हुए वो आदमी बोला, और कमरे से बाहर निकल गया। दूसरी तरफ दीपक और धर्मपाल जी हॉस्पिटल से निकलकर टैक्सी में बैठकर सीधे अपने होटल आए, और संजू के साथ चेक आउट किया। उसके बाद वो तीनों एयरपोर्ट पहुंच गए। अगले 2.5 घंटों के बाद दीपक संजू को अपने होटल में ले आया। अमन, ये लड़का अब से यहीं रहेगा, दीपक ने अमन से कहा। ठीक है बॉस, अमन बोला। दीपक धर्मपाल जी के साथ उनके ऑफिस में चला गया। दीपक ने धर्मपाल जी के अकाउंट में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर करवा दिए। ये देखकर धर्मपाल जी बहुत खुश हुए। धर्मपाल जी अब तक दीपक के जरिए लगभग 60 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा चुके थे, और उन्होंने फैसला किया कि आगे भविष्य में भी वो दीपक के साथ ही काम करेंगे। दीपक जो पैसा होटल खरीदने में खर्च कर चुका था, वो उसने प्रकाश मनिया बेचकर रिकवर कर लिया, और वो आगे भविष्य में भी इसी तरह से अपने काम को आगे बढ़ाने वाला था। दीपक अपने होटल में वापस आ गया। चलो संजू, खाना खाते हैं, दीपक संजू से बोला। ठीक है भैया, संजू बोला। संजू के मुंह से भैया शब्द सुनकर दीपक कुछ इमोशनल हो गया। उसे वो दिन याद आ गया कि जब उसके सौतेले भाई ने उस लार हाथ उठाया था। ये सब सोचकर दीपक की आंखें नम हो गई।
क्या हुआ भैया? संजू ने सवाल किया। नहीं नहीं कुछ नहीं, दीपक अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट लाते हुए बोला। उन दोनों ने खाना खत्म किया और दीपक संजू से बोला, संजू तुम जाके कमरे में आराम कर लो, शाम को मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। कहाँ पे भैया? संजू ने सवाल किया। बता दूंगा तो सरप्राइज कैसे रहेगा? दीपक संजू के कंधे पर हाथ रखकर बोला और ये कहकर अपने कमरे में चला गया। शाम को दीपक संजू को अपनी कार में बैठाकर कहीं ले जा रहा था। यहाँ आके तुम्हें कैसा लग रहा है संजू? दीपक ने संजू से सवाल किया। बहुत अच्छा लग रहा है भैया, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया हो, संजू बोला। संजू की ऐसी बातें सुनकर दीपक अंदर से भावुक हो गया। आखिर वो भी इस तकलीफ से गुजर चुका है। जब उसकी मां का देहांत हुआ था तब उसका अपना कहने वाला कोई नहीं था। कहने को एक सौतेला बाप, एक सौतेला भाई और बहुत सारे रिश्तेदार थे, लेकिन सब गैर थे। दीपक संजू को एक स्पेशल हेयर सैलून में ले गया। ये दिल्ली का सबसे महंगा सैलून था। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? एक फीमेल स्टाइलिस्ट ने दीपक से कहा। मैम ये मेरा छोटा भाई है, आपको इसका हेयर स्टाइल चेंज करना है और साथ में फुल मेकओवर करना है, दीपक उस फीमेल स्टाइलिस्ट से बोला। ठीक है सर, वो स्टाइलिस्ट बोली और संजू को अंदर ले गई। दीपक वहीं बैठ गया और कुछ किताबें पढ़ने लगा। 1 घंटे बाद संजू अंदर से बाहर आया। संजू का लुक पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। उसके बाद दीपक संजू को कपड़ों के एक बड़े से ब्रांडेड शोरूम में ले गया और संजू के लिए कपड़े सेलेक्ट करने लगा और कुछ कपड़े संजू को देकर उसे ट्रायल रूम में ट्राई के लिए भेज दिया। दीपक बाहर उसका वेट करने लगा, तभी अचानक एक लड़की आकर दीपक से टकरा गई और वो जैसे ही नीचे गिरने वाली थी, इतने में दीपक ने अपना एक हाथ उनकी कमर में डाल दिया और उसे गिरने से बचा लिया। वो दोनों कुछ देर तक इसी पोजीशन में थे, इतने में वहां पर एक लड़का आ गया। वो दीपक और उस लड़की को ऐसी हालत में देखकर जोर से चिल्लाया। इतने में दीपक और वो लड़की सीधे हो गए। उस लड़की का नाम था अक्षरा राय, और जो लड़का चिल्लाया था उसका नाम है पारस निगम। पारस अक्षरा को दीपक की बाहों में देखकर आग बबूला हो गया था, क्योंकि वो बचपन से ही अक्षरा को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अक्षरा उसे बिल्कुल भी पसंद। अब क्या करेगी अक्षरा? क्या पीछा छुड़ा पाएगी अक्षरा पारस से? और कौन था वो ब्लैक मास्क वाला आदमी? क्या दीपक की मुलाकात हो पाएगी उस ब्लैक मास्क से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 44, कॉलेज के एग्जाम। पारस निगम दीपक और अक्षरा को एक साथ देखकर आग बबूला हो जाता है, क्योंकि वो अक्षरा को बचपन से चाहता है, लेकिन अक्षरा उसे नहीं चाहती। तेरी हिम्मत कैसे हुई अक्षरा को हाथ लगाने की? पारस दीपक का गिरेबान पकड़ के चिल्लाते हुए बोला। दीपक ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। पारस की चीख निकल गई। बिना जाने किसी के गिरेबान पर हाथ नहीं डालते, और ये कहते हुए दीपक ने पारस का हाथ छोड़कर उसे दूसरी तरफ धकेल दिया। धक्का लगने की वजह से पारस जमीन पर गिर पड़ा। इतने में संजू भी अपने नए कपड़े पहनकर बाहर आ गया। क्या हुआ भैया? संजू ने दीपक से पूछा। कुछ नहीं संजू, बस कुछ गलत फहमी है, दीपक पारस की तरफ घूरकर देखते हुए बोला। चलो संजू चलते हैं, ये कहकर दीपक संजू को लेकर वहां से जाने लगा। रुक जा, एक आवाज ने दीपक के कदम रोक दिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया? पारस निगम को धक्का दिया? तू जानता नहीं है कि मैं कौन हूं? पारस बोला। ये सुनकर दीपक वापस मुड़ा और पारस की तरफ जाने लगा। जैसे ही वो पारस के पास पहुंचा, उसने पारस को वापस ही धक्का दे दिया। इस बार पारस घिसटता हुआ शोरूम की एक दीवार से जा टकराया। दीपक उसे मारने के लिए फिर उसकी तरफ जाने लगा। इतने में अक्षरा ने उसका रास्ता रोक दिया। प्लीज इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, अक्षरा दीपक से बोली। दीपक ने अक्षरा की तरफ देखा और वापस मुड़कर वो संजू के साथ चला गया। उसने काउंटर पर जाकर पेमेंट की और संजू के साथ अपनी कार में बैठकर वापस अपने होटल आ गया। होटल में अमन दीपक को पकड़कर अंदर की साइड ले गया। यार दीपक, अपने एग्जाम की डेट आ गई है, अगले हफ्ते से एग्जाम है और मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, अमन बोला। दीपक ने ये सुना तो वो सोचने लगा कि उसे भी एग्जाम तैयारी कर लेनी चाहिए। चल ठीक है, एक काम करते हैं, कल कॉलेज जाके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ किताबें ले आते हैं, उन किताबों से अपने एग्जाम की कुछ तैयारी कर लेंगे, दीपक बोला। हाँ ये ठीक है, अमन बोला। अगले दिन सुबह में दोनों साथ में दीपक की कार में बैठकर कॉलेज के लिए निकल गए। कॉलेज पहुंचने पर दीपक ने कॉलेज के गेट पर अपनी कार पार्क की और अपना आईडी दिखाकर दोनों कॉलेज में एंटर कर गए। दीपक कॉलेज कैंपस से होते हुए प्रिंसिपल रूम के अंदर जा रहा था, तभी वहां पर उसे एक जाना पहचान चेहरा दिखा। दीपक इससे एक दिन पहले ही मिला था। ये कोई और नहीं बल्कि ये थी अक्षरा राय, वही अक्षरा राय जिससे दीपक की मुलाकात कपड़े के शोरूम में हुई थी। दीपक और अक्षरा की नजरें आपस में मिली और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन दीपक ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया, क्योंकि उसे कल रात वाली घटना याद आ गई थी।
दीपक अंदर प्रिंसिपल रूम के बाहर आकर खड़ा हो गया। मे आई कम इन सर? दीपक ने दरवाजा खटखटाते हुए कहा। यस प्लीज, प्रिंसिपल सर बोले। दीपक रूम में अंदर आ गया। आइए मिस्टर दीपक, कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? प्रिंसिपल सर बोले। सर मुझे और अमन को अपने आने वाले एग्जाम के लिए कुछ बुक्स चाहिए, दीपक बोला। बस इतनी सी बात, आप मुझे फोन कर देते, मैं किताबें आपके घर पहुंचा देता, प्रिंसिपल सर चापलूसी करते हुए बोले। नहीं शुक्रिया सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे वो किताबें लाइब्रेरी से दिलवा दीजिए जो मुझे चाहिए, दीपक बोला। ठीक है मिस्टर दीपक, मैं किताबें मंगवाता हूँ, आप मुझे उन किताबों के नाम लिख के दे दीजिए, प्रिंसिपल सर बोले। दीपक ने एक कागज पर जो उसे और अमन को किताबें चाहिए थी उनका नाम लिखकर प्रिंसिपल सर को दे दिया। थोड़ी देर में आपको किताबें मिल जाएंगी, प्रिंसिपल सर बोले। ठीक है सर, मैं कॉलेज कैंपस में ही हूँ, थोड़ी देर में आकर मैं आपसे किताबें ले जाऊंगा, दीपक बोला। ठीक है मिस्टर दीपक, प्रिंसिपल सर बोले। दीपक मुड़ा और जाने लगा। अचानक वो मुड़ा। सर आप मुझसे मिस्टर दीपक न कहें, मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, आप मेरा नाम ले सकते हैं, दीपक प्रिंसिपल से बोला। ठीक है दीपक, प्रिंसिपल सर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। दीपक और अमन प्रिंसिपल रूम से बाहर आ गया। यार दीपक, बहुत दिन हो गए हैं कॉलेज कैंटीन का खाना खाए हुए, चल चल के खाते हैं, अमन दीपक से बोला। चल ठीक है, कैंटीन में चलते हैं, दीपक बोला। दोनों दोस्त कैंटीन की तरफ चल दिए। जैसे ही दीपक कैंटीन में एंटर हुआ, अचानक उसके सामने तृप्ति आ गई जो कैंटीन से बाहर जा रही थी। आज तृप्ति बहुत खूबसूरत लग रही थी। दीपक और उसकी नजरें मिली। दीपक को देखते ही तृप्ति मन ही मन खुश हो गई। वो कई दिनों से दीपक से मिलना चाहती थी, लेकिन दीपक से उसकी मुलाकात बिल्कुल नहीं हुई क्योंकि दीपक मुंबई गया हुआ था और तृप्ति कई बार उसके होटल में भी गई थी। आखिरकार आज उसकी मुलाकात दीपक से हो ही गई, लेकिन दीपक उसे नजरअंदाज करके अंदर चला गया। ये देखकर तृप्ति कुछ देर वहीं खड़ी रही और अचानक से वापस मुड़ी और वापस जाकर दीपक की टेबल पर उसके सामने बैठ गई। दीपक उसे हैरानी से देखने लगा। अमन दीपक और तृप्ति दोनों को ही बारी बारी देख रहा था। तुम मुझसे डरते हो क्या? तृप्ति ने दीपक से पूछा। दीपक ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तुम मुझसे नजर तक नहीं मिलाते, इसका मतलब यही है कि तुम मुझसे डरते हो, तृप्ति फिर से बोली। तृप्ति इतनी बातें इसलिए ही कर रही थी ताकि उसे दीपक की आवाज सुनने को मिले। आज उसने ठान लिया था कि वो दीपक से अपने दिल की बात कहकर ही रहेगी। दीपक कुछ देर खामोश बैठकर टेबल को देखता रहा, फिर उसने अपना सर उठाकर तृप्ति को देखा। क्या चाहती हो तुम मुझसे? क्यों मुझसे बात कर रही हो तुम? भूल गई? तुमने खुद मुझसे कहा था कि मैं यानी दीपक तुम्हें अपनी शक्ल न दिखाऊं। और किस तरह से तुमने मुझे उस शर्त से पिटवाया था, भूल गई? मेरी गलती क्या थी? मैंने सिर्फ तुम्हें प्रपोज किया था जो मेरे दिल की चाहत थी। तुम चाहती तो मुझे साफ साफ इनकार कर सकती थी, लेकिन नहीं, तुमने मेरे साथ वो किया जिसकी वजह से मैं खुद की नजर में गिर गया। मैंने मरने की भी कोशिश की लेकिन मौत ने भी मुझे नहीं अपनाया। तुम सिर्फ मेरे बाहरी रूप को पसंद करती हो, लेकिन एक बात तुम भी जान लो, मैं अंदर से आज भी वही दीपक हूँ जो 2 साल पहले था। मैंने अपने रूप अपने दिमाग को भले ही बदल लिया हो, लेकिन मेरा दिल आज भी वही है जो 2 साल पहले था। एक बात और बताओ, अगर मेरा रूप बदला न होता तो तुम मुझसे यूं बात करती? नहीं करती? तुम्हें मुझसे आज भी वैसे ही घिन आती जैसे 2 साल पहले आती थी? और तुम्हें ही क्यों इस पूरे कॉलेज में मुझे एक घिनौनी नजर से देखा जाता था? दीपक पूरी तरह से जज्बातों में आकर बोला और वहां से उठकर जाने लगा। दीपक की आंखों में भले ही आंसू न हो, लेकिन उसका दिल अंदर से रो रहा था। उसने अपने गुजरे हुए उन मनहूस दिनों को पूरी तरह से भूलने की कोशिश की थी, लेकिन कोई न कोई उसे वो सब याद दिला देता था। दीपक के एक एक शब्द ने तृप्ति को पूरी तरह से झकझोर दिया था। तृप्ति दीपक को जाते हुए देख रही थी। तृप्ति भी वहां से उठी और कैंटीन से निकलकर वहां से चली गई। दीपक अमन के साथ किताबें लेकर वापस आ गया था और उसने एग्जाम्स की तैयारी भी शुरू कर दी थी। दूसरी तरफ तृप्ति की रातों की नींदें भी गायब हो गई थी, क्योंकि उसे दीपक से सच्चा वाला प्यार हो गया था। अब तो वो किसी भी हाल में दीपक को हासिल करना चाहती थी। क्या हासिल कर पाएगी तृप्ति दीपक का प्यार? क्या होगा जब उसे भी तृप्ति से प्यार होगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 45। नए दोस्त। एग्जाम का पहला दिन। दीपक और अमन कॉलेज आ गए और अपने अपने रूम में अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। अमन का अलग सब्जेक्ट का एग्जाम था और दीपक का अलग था। दीपक अपनी सीट पर आ गया था और अपना सर पीछे कुर्सी पर रखकर कुछ देर के लिए आंखें बंद करके बैठ गया। लगभग रूम के सारे स्टूडेंट्स आकर अपनी अपनी सीट पर बैठ चुके थे, लेकिन अभी दीपक के बराबर की सीट खाली थी। क्लास एग्जामिनर की एंट्री हुई। सारे स्टूडेंट्स अपनी सीट पर ढंग से बैठ गए। दीपक भी अपनी सीट पर तरीके से बैठ गया। इतने में एक लड़की की आवाज गेट से आई। मे आई कम इन सर? यस कम इन, एग्जामिनर बोले।
वो लड़की जैसे ही अंदर आई, एक धीमी सी खुशबू कमरे में फैल गई। सब लीग बस उस लड़की को ही देख रहे थे, लेकिन दीपक किसी और ख्यालों में खोया हुआ था। वो लड़की दीपक के बराबर वाली सीट पर बैठ गई। दीपक ने अभी भी उसे नहीं देखा था। अचानक दीपक की नजर उस लकड़ी पर गई। वो लड़की दीपक को ही देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि ये थी सुमन, राघव की बहन सुमन, नीली आंखों वाली, जिसकी कार का गेट दीपक ने कॉलेज फंक्शन के दौरान मुक्का मारकर तोड़ दिया था। दीपक ने उसे देखा और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ देर बाद एग्जाम शुरू हो गया। पूरे 3 घंटे बाद दीपक अपने रूम से एग्जाम देकर निकला। दीपक अमन को ढूंढ रहा था। इतने में किसी सुरीली आवाज ने उसे पुकारा, हेलो दीपक। ये सुनकर दीपक पीछे मुड़ा। दीपक के सामने सुमन थी। कैसे हो? सुमन ने सवाल किया। ठीक हूँ, दीपक ने जवाब दिया। अगर आपको कोई ऐतराज न हो तो आप मेरे साथ कॉफी पीने चल सकते हैं, सुमन ने दीपक से सवाल किया। दीपक कुछ बोलता, इतने में उसे अमन की आवाज आई। भाई तू यहाँ है, मैं तुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। इतने में अमन की नजर सुमन पर गई। अच्छा मैं थोड़ी देर में आता हूँ, ये कहकर अमन वहां से चला गया। आपने बताया नहीं कि आप मेरे साथ कॉफी पीने चलेंगे? सुमन ने फिर से पूछा। नहीं, वो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इसलिए मुझे अगले एग्जाम की तैयारी करनी है, दीपक सुमन से बोला। सुमन थोड़ा सा निराश हुई, लेकिन अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट लाते हुए बोली, ठीक है तो हमारे लास्ट एग्जाम वाले दिन आपको मेरे साथ डिनर पर चलना होगा, सुमन बोली। दीपक ने कुछ सोचा। चलिए ठीक है, दीपक बोला। ये सुनकर सुमन दीपक मुस्कुराए और दीपक को बाय बोलकर वहां से चली गई। दीपक भी अमन के साथ अपने होटल में वापस आ गया। अगला एग्जाम 2 दिन बाद था, लेकिन दीपक अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था और जमकर पढ़ाई कर रहा था। 2 दिन बाद दीपक का अगला एग्जाम भी आ गया और एक इत्तेफाक एग्जाम रूम में उसका इंतजार कर रहा था। दीपक जैसे ही रूम में एंटर हुआ वैसे ही उसकी नजर सामने बैठी सुमन पर गई। सुमन उसे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके बगल वाली सीट अभी खाली थी, जिस पर कोई नहीं बैठ रहा था। दीपक समझ गया कि हो न हो वही उसकी सीट है। वो खड़ा रहा जब तक सब अपनी अपनी सीट देखकर उस पर न बैठा, तब तक वो यूं ही खड़ा रहा। सब लोग अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ गए थे, लेकिन सुमन के बगल वाली सीट अभी भी खाली थी। इतने में क्लास में एग्जामिनर आ गए और दीपक भी अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। दीपक एग्जाम देकर अपने होटल वापस आ गया। इसी तरह से दीपक के सारे एग्जाम कंप्लीट हो गए, लेकिन एक हैरानी वाली बात थी, दीपक के हर एक एग्जाम में सुमन उसके बगल वाली सीट पर ही बैठी थी। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता कि सुमन की हर एग्जाम में सीट दीपक के बराबर वाली ही हो। दीपक ने इस बात के बारे में ज्यादा नहीं सोचा। दीपक लास्ट एग्जाम वाले दिन जल्दी ही एग्जाम देकर अपने होटल वापस आ गया। दीपक के रूम में दीपक, अमन और संजू तीनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी दीपक का फोन बजा। एक अननोन नंबर से कॉल आ रही थी। दीपक ने फोन उठाया। हेलो कौन? दीपक बोला। मैं सुमन बोल रही हूँ, दूसरी तरफ से सुमन की आवाज आई। उसकी आवाज सुनकर दीपक खाना खाते खाते रुक गया। वो समझ गया कि सुमन उससे क्या चाहती है, लेकिन फिर भी उसने अनजान बनते हुए बात करना जारी रखा। हाँ बोलो, दीपक बोला। वो दरअसल बात यह है कि, इतना बोलकर सुमन कुछ देर चुप हो गई। वो मैं ये बोल रही कि आपने वादा किया था कि आप मेरे साथ आज डिनर पर चलेंगे, दूसरी तरफ से सुमन ने दीपक को याद दिलाते हुए बोला। हाँ मैंने वादा किया था, मैं चलूंगा आपके साथ डिनर करने, दीपक बोला। ये सुनकर सुमन मन ही मन बहुत खुश हुई। चलना कहाँ है? दीपक ने सवाल किया। होटल नाइट हेवन में, दूसरी तरफ से सुमन ने कहा। होटल नाइट हेवन दिल्ली का सबसे महंगा होटल था। इसके एक वक्त के खाने की कीमत एक आम इंसान की 2 महीने सैलरी से भी ज्यादा थी। और जानने वाली बात यह थी कि इस होटल के मालिक भी वही थे जिनसे दीपक ने होटल ब्लू शाइन खरीदा था, जसपाल सिंह। दीपक ने लंच किया और कुछ देर वॉक के लिए होटल के बाहर निकल गया। आज मौसम बहुत सुहाना हो रहा था, लगता है आज बारिश होने वाली है। दीपक चलते चलते एक पार्क में पहुंच गया। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे, सब मौसम का मजा लेने आए थे। कुछ देर बैठने के बाद दीपक वापस अपने होटल के लिए वहां से चला गया। रास्ते में उसने देखा 2 छोटे छोटे कुत्ते के बच्चे आपस में खेल रहे हैं और उनकी मां साइड में लेटी हुई है। ये देखकर दीपक को बहुत खुशी महसूस हुई, लेकिन अचानक एक तेज कार आकर उन तीनों को कुचलकर आगे चली गई। दीपक ये देखकर चौंक गया और भागकर वो उन तीनों के पास गया। उन दोनों पिल्लों को तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन वो कुतिया बेचारी मर चुकी थी। दीपक ने देखा कि वो कार वहां से जा चुकी है। दीपक सबसे पहले उन दोनों बच्चों को उठाकर अपने होटल ले आया और उन्हें संजू को सौंप दिया। वो दोनों बच्चे बहुत ही चिल्ला रहे थे क्योंकि उन्हें उनकी मां से दूर किया जा रहा था, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अब उन दोनों बच्चों की मां अब हमेशा के लिए उनसे दूर जा चुकी है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। दीपक वापस उस कुतिया के पास गया और एक मोटी से लकड़ी से उसने एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और उस कुतिया को उसमें गाड़ दिया। ये करने के बाद वो वापस अपने होटल रूम में आया
और अपने कमरे में ध्यान मुद्रा में बैठ गया और उस समय की मेमोरी को रीड करने लगा जब वो गाड़ी उन बच्चों की मां को कुचलकर चली गई थी। पूरी घटना दीपक के दिमाग में एक वीडियो की तरह स्लो मोशन में चलने लगी। जब ये एक एक्सीडेंट हुआ था तब दीपक रोड के उस हिस्से में था जिस हिस्से में कार की ड्राइवर सीट थी, और कार में कुल 3 लोग बैठे थे, 2 आगे और 1 पीछे। हालांकि किसी का चेहरा तो नहीं दिखा, लेकिन जो बंदा कार ड्राइव कर रहा था उसका दाहिना हाथ कार की खिड़की से बाहर था, और उसके उसी हाथ पर एक सांप का टैटू बना हुआ था, और प्लस उसी हाथ में एक सोने की चेन थी जो पूरी तरह से सांप की तरह ही थी। दीपक ने उस कार का नंबर भी नोट कर लिया था। दीपक ने अपना फोन निकाला और अपने दोस्त रमन को फोन मिलाया, वही रमन जो हैकर है। हेलो, बोलो, दूसरी तरफ से रमन बोला। हेलो, मैं एक व्हीकल नंबर भेज रहा हूं, उसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए। ओके बॉस, आधे घंटे में मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं, दूसरी तरफ से रमन बोला। और ये कहकर रमन ने फोन काट दिया। क्या पता लगा पाएगा दीपक उस कार के बारे में? कौन थे वो लोग जो कार के अंदर बैठे थे? और सांप का टैटू और सांप की चेन कहीं खतरा तो नहीं है दीपक के लिए? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 46, कोबरा गैंग। दीपक ने रमन को उस कार का नंबर सेंड कर दिया और उसके बारे में फुल डिटेल मांगी ताकि पता चले कि ये घिनौनी हरकत किसकी है। आधे घंटे बाद रमन ने बताया, दीपक भाई ये कार रघु नाम के एक बंदे की है, जो एक इलीगल अंडरग्राउंड गैंग का सदस्य है। इसके खिलाफ 20 से ज्यादा मुकदमे हैं। आज तक पुलिस इस बंदे को 10 मिनट से ज्यादा जेल में नहीं रख पाई। इसकी कोई पहचान, मतलब कोई ऐसी निशानी जो इसके शरीर से जुड़ी हुई हो? दीपक ने सवाल किया। मैं ज्यादा कुछ इसके बारे में नहीं बता सकता, मैं आपके फोन में पूरी जानकारी भेज देता हूं। रमन ने दीपक के फोन पर पूरी जानकारी भेज दी। दीपक अपने फोन में उसका एक फोटो ढूंढ रहा था ताकि उसे ढूंढना आसान हो, लेकिन दीपक को कोई भी फोटो नहीं मिला। दीपक ने काफी देर तक खोजबीन की, लेकिन उसके हत्थे सिर्फ उस आदमी के नाम अलावा और कुछ नहीं आया। दीपक ने अपना फोन साइड में रख दिया और बैठकर सोचने लगा कि आखिर उस मनहूस को पकड़कर कैसे सजा दी जाए। दीपक को एक आइडिया आया। उसने अपने कमरे की एक ड्रॉर खोली, उसमें उसका बैग रखा हुआ था। उसने उस बैग से वो कागज और पेन निकाले जो उसे सुब्रमण्यम ने दिए थे। दीपक ने उस पेन से उस सांप की तस्वीर बनाने की कोशिश की जो रघु के हाथ में बनी थी। दीपक की कला कुछ खास अच्छी नहीं थी, लेकिन कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार दीपक ने बिल्कुल वैसा ही सांप बना लिया। और फिर दीपक अपने अपने फोन से उसका फोटो लिया और गूगल करके देखने लगा। गूगल पर उस सांप के चिन्ह से रिलेटेड कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन काफी स्क्रॉल करने के बाद एक आर्टिकल उसके सामने आ गया। कोबरा गैंग, एक सीक्रेट इलीगल गैंग जो अपने सारे काले काम अपने गुर्गों से कराती है, लेकिन इस गैंग का जो सरगना है वो किसी के सामने नहीं आता और न ही कोई इसके बारे में जानता है। यहाँ तक कि इस गैंग का सबसे कमजोर आदमी भी दिल्ली के सबसे ताकतवर और पैसे वाले खानदान को खत्म करने की ताकत रखता है। और अगर कोई इस गैंग के छोटे से छोटे गुर्गे को चोट पहुंचाने को कोशिश करता है तो ये गैंग उसके पूरे परिवार को रातों रात कहां गायब कर देती है, इसके बारे में कोई भी नहीं जानता। दिल्ली के 10 सबसे बड़े और अमीर परिवार इसी गैंग के लिए ही काम करते हैं ताकि उनका दबदबा कायम रहे। दीपक ये सोचकर काफी हैरान था कि कोई ऐसा भी है जिसकी ताकत के सामने बड़े बड़े पैसे वाले भी गरीब लगे। अब तो इस गैंग के सरगना से मिलना ही पड़ेगा। शाम हो चुकी थी और दीपक को उसका वादा याद था जो उसने सुमन से किया था। शाम से कब रात हो गई किसी को भी पता नहीं चला। दीपक तैयार हक गया, सुमन के साथ डिनर के लिए तैयार हो गया और अपनी कार लेकर होटल नाइट हेवन के लिए निकल गया। दीपक जब होटल पहुंचा तो उसने पार्किंग में देखा वही कार खड़ी थी जो उस बेचारी कुतिया को कुचलकर निकल गई थी। उस कार को देखकर दीपक के तन बदन में आग लग गई। उसने देखा कि चारों तरफ कैमरे हैं या नहीं। उसने देखा वहां पर चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। दीपक वहां पर खड़ा हुआ कुछ सोचने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आई और वो वहां से चला गया। कुछ देर बाद वहां पर एक लंबा चौड़ा लड़का आया। उसके हाथ में एक एल्यूमिनियम का बेसबॉल का बैट था और चेहरे पर एक काले रंग का रुमाल इस तरह से बंधा हुआ था कि उसका चेहरा न दिखाई दे। और सबसे पहले तो उसने अपनी नजर कैमरों की तरफ घुमाई और अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर उसमें वीडियो मोड ऑन किया और फिर उस मोबाइल को एक साइड में रख दिया ताकि पूरा वीडियो एक सिंगल फ्रेम में रिकॉर्ड हो। उस लड़के ने अपने हाथ में पकड़े हुए बेसबॉल के बैट से उस गाड़ी को तोड़ना शुरू कर दिया जिससे आज दोपहर में एक बेजुबान जानवर का खून हुआ था। उस लड़के ने उस कार को कबाड़े का ढेर बना दिया था और फिर इतना करने के बाद वो लड़का अपना फोन लेकर वहां से चला गया। दूसरी तरफ नाइट हेवन होटल के अंदर सुमन दीपक का इंतजार कर रही है। काफी देर हो जाने के बाद भी अभी तक दीपक नहीं आया। अचानक होटल का गेट खुला और दीपक उनमें से होटल के अंदर आया। दीपक को देखकर सुमन मुस्कुराने लगी। बदले में दीपक ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। दीपक सुमन के साथ टेबल पर बैठ गया। यहां आने के लिए आपका थैंक यू, सुमन ने दीपक से कहा।
मुझे तो आना ही था, आपने इतने प्यार से जो बुलाया था। ये सुनकर सुमन मन ही मन खुश होने लगी। ओह तो सर फ्लटिंग कर रहे हैं, सुमन सोचने लगी। तो बताइए क्या खाना पसंद करेंगे आप? सुमन ने दीपक से सवाल किया। आप जो चाहें, दीपक बोला। सुमन ने खाना ऑर्डर किया और दोनों खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद दीपक वॉशरूम चला गया और जब वो सिंक पर हाथ धोने आया तो उसके लेफ्ट साइड में एक आदमी खड़ा था। दीपक की नजर उस आदमी के दाहिने हाथ पर चली गई। उसके हाथ पर वही सांप का निशान बना हुआ था और साथ में एक सोने की सांपनुमा चेन थी। दीपक ने उसे पहचान लिया, ये रघु था, वही रघु जिसकी इंफॉर्मेशन दीपक ने रमन से मांगी थी और जिसका एक भी फोटो उसे देखने को नहीं मिली थी, कोबरा गैंग का सदस्य रघु। दीपक ने सोचा इसे यहाँ सबक सिखाना सही नहीं है, ये सोचते हुए दीपक वहां से चला गया। सुमन और दीपक एक साथ वहां से निकल गए। सुमन अपनी कार से आई थी, तो वो अपनी कार लेकर वहां से चली गई, लेकिन दीपक अभी भी वहीं रुका हुआ था। उसने मौका देखा और चुपके से अपना रूप बदला, यानी अपने लॉकेट से अपने नए रूप में ट्रांसफॉर्म हो गया और अपने चेहरे पर काले रंग का रुमाल बांधकर और हाथ में एक एल्यूमिनियम का बैट लेकर पार्किंग में पहुंच गया। उसने देखा अभी अभी बस रघु आया ही था। किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि उसने मेरी कार को हाथ लगाया, किसने किया ये सब? रघु भड़कते हुए बोला। अभी होटल की सिक्योरिटी से पूछता हूं, रघु फिर से बोला। होटल की सिक्योरिटी तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, तेरी गाड़ी का ये हाल मैंने किया है और अब तेरा हाल मैं इससे भी बुरा करने वाला हूं, दीपक बोला। दरअसल दीपक ने ही रूप बदलकर रघु की कार का कबाड़ा किया था, क्योंकि वो रघु को सबक सिखाना चाहता था। तू है कौन, जिसकी इतनी हिम्मत हो गई कि तूने मेरी गाड़ी को हाथ लगाया? रघु दांत पीसते हुए बोला। तू जनता नहीं है कि तूने किससे पंगा लिया है, रघु फिर बोला। जानता हूं रे कि तू कौन है, तो एक गंदी नाली का कीड़ा है जिसमें सैकड़ों जहरीले सांप पलते हैं, दीपक चिल्लाते हुए बोला। ये सुनकर रघु गुस्से में ज्वालामुखी बन गया और दीपक को मारने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही उसने दीपक के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, दीपक ने उसका हाथ पकड़ लिया। यही हाथ तेरे गलत कामों में तेरा साथ देते हैं ना? इतना कहते ही दीपक ने उसके हाथ को जगह जगह से तोड़ दिया। दीपक ने उसका दूसरा हाथ भी इसी तरह से तोड़ दिया। रघु दर्द से चिल्ला रहा था। दीपक ने एक पंच मारा और उसकी पसलियां तोड़ दी। वो आदमी पर कटे कबूतर की तरह झटपटा रहा था और नीचे गिर गया। दीपक ने उसकी दोनों टांगों को बुरी तरह से तोड़ दिया। रघु की हालत बिल्कुल मरने जैसी हो गई और वो बेहोश हो गया। दीपक ने उसे बुरी तरह से अपाहिज कर दिया था। दीपक ने साइड में रखा हुआ अपना फोन उठाया और वहां से चला गया। ठीक आधे घंटे बाद कोबरा गैंग का कोई सदस्य वहां पर आया। शायद वो अपनी कार लेने आया था और जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े हुए रघु पर गई, वो एकाएक चिल्लाया। भाई भाई, ये किसने किया आपके साथ भाई? चिल्लाते हुए वो आदमी रघु को अपनी कार में बैठाकर वहां से ले गया। कुछ देर बाद वहां पर दीपक आया और पार्किंग से अपनी कार निकालकर वहां से चला गया। दीपक अपने होटल में आ चुका था और वो जब अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि संजू उन दोनों पपीज के साथ खेल रहा है। ये देखकर तो दीपक को बहुत ज्यादा खुशी हुई। दीपक ने उन दोनों पपीज को अपनी गोद में उठाया। वो दोनों पपीज दीपक की गोद में आके अपनी पूंछ हिलाने लगे। दीपक उन दोनों को करीब चूमने लगा और वो दोनों भी दीपक के फेस को चाटने लगे। दीपक बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि उसने इन बेजुबानों की मां के खून का बदला ले लिया था। उसने उस आदमी की हालत खराब कर दी थी जिसने इन बच्चों की मां को इनसे छीना था। अब क्या होगा? क्या रघु दीपक से अपनी हालात का बदला लेगा? क्या होगा जब दीपक का सामना होगा कोबरा गैंग के सरगना से? और क्या दीपक लड़ पाएगा इस खतरनाक गैंग से? इन्हीं सारे सवालों को जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 47, बॉक्सिंग हैवी वेट चैंपियन। दीपक ने कोबरा गैंग के एक सदस्य यानी रघु को मार मार कर अधमरा कर दिया था, ताकि वो उस आदमी को उसके किए की सजा दे सके। दीपक के मरने से शायद वो आदमी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाए। अगले दिन दीपक अपने कमरे में मौजूद था, तभी उसके फोन पर सुप्रिया बंसल का कॉल आया। हेलो, दीपक बोला। हेलो, क्या आज आप फ्री हैं? दूसरी तरफ से सुप्रिया ने सवाल किया। हाँ, आज कोई काम नहीं है, दीपक बोला। तो आज शाम 5 बजे बॉक्सिंग मैच देखने चलते हैं। अमेरिका का हैवी वेट चैंपियन जेम्स पॉल पहली बार हमारे देश में आया है। हमारे देश के मशहूर बॉक्सर सतिंदर सिंह से उनकी फाइट है, बहुत मजा आएगा, दूसरी तरफ से सुप्रिया बोली। ठीक है, मैं चलने के लिए तैयार हूं, दीपक बोला। तो ठीक है, आज 5 बजे मिलते हैं, बाय, सुप्रिया ने कहा। ओके बाय, दीपक बोला। दीपक ने सोचा क्यों न संजू को भी साथ में ले जाऊं, बहुत दिनों से यहाँ आया हुआ है, अभी तक घूमा भी नहीं है। शाम 4:30 बजे दीपक संजू के साथ सुप्रिया की बताई हुई जगह पर पहुंच गया, जहां से वो सुप्रिया को रिसीव करने वाला था। दीपक ने सुप्रिया को सीपी से रिसीव किया और चल दिया वो संजू और सुप्रिया को लेकर। ये कौन है? सुप्रिया ने संजू की तरफ इशारा करते हुए पूछा।
ये मेरा भाई है, दीपक बोला। आपका कोई भाई भी है? आपने बताया नहीं, सुप्रिया हैरान होते हुए बोली। ये मेरा मुंह बोला भाई है, और वैसे भी मेरी और आपकी मुलाकात ज्यादा नहीं हुई है, दीपक बोला। मुंह बोला मीन्स? सुप्रिया ने पूछा। मुंह बोला मतलब हम किसी को किसी रिश्ते से पुकारते हैं, वो रिश्ता मुंह बोला बन जाता है, दीपक ने बताया। बातों बातों में मैं पूछना ही भूल गया, हमें जाना कहाँ है? दीपक ने एकदम से सवाल किया। हमें जाना है अपने कॉलेज, सुप्रिया बोली। कॉलेज क्यों? दीपक ने सवाल किया। बॉक्सिंग मैच हमारे कॉलेज में ही है, सुप्रिया बोली। अच्छा, दीपक हैरान होते हुए बोला। बातें करते करते दीपक की कार कॉलेज के गेट के बाहर पहुंच गई। दीपक, संजू और सुप्रिया तीनों कार से उतरे और कॉलेज गेट पर से 3 टिकट्स लेकर अंदर पहुंच गए। दीपक ने देखा कॉलेज के कैंपस के बिल्कुल बीच में रिंग सजा हुआ है और चारों तरफ कुर्सियां ही कुर्सियां लगी हुई है, जिन पर सैकड़ों लोग बैठकर मैच का इंतजार कर रहे हैं। दीपक, संजू और सुप्रिया अपनी अपनी सीट्स पर बैठ गए और वो भी औरों की तरह इंतजार करने लगे। इतने में 2 लड़कियां आकर दीपक की बगल में बैठ गई। वो लड़कियां भी इसी कॉलेज की स्टूडेंट्स थी, एक थी अंजलि और दूसरी थी उषा। ये अंजलि वही अंजलि है जिसने 2 साल पहले दीपक के कॉलेज में एंटर होते ही दीपक पर भद्दी कमेंट की थी, और उषा को तो आप जानते ही हैं, उषा सिंघानिया, देवेंद्र सिंघानिया की बेटी। उषा बिल्कुल दीपक की बगल में बैठी थी और अंजलि उषा की बगल में बैठी थी, लेकिन न दीपक ने उन दोनों को देखा था और न ही उन दोनों में से किसी ने दीपक को देखा था, बस तीनों अपने में ही मस्त थे। इतने में उषा की नजर अचानक से दीपक पर गई। दीपक को देखते ही उषा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन दीपक ने अभी भी उषा को नहीं देखा था। जब से दीपक ने उषा के घमंड को चकनाचूर किया था, तब से उषा भी दीपक के ख्यालों में डूब गई थी, वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उषा को मुस्कुराता देखकर अंजलि ने उषा के हल्का सा कंधा मारा। क्या हुआ, बराबर वाले हैंडसम पर दिल आ गया क्या तेरा? अंजलि ने उषा को छेड़ते हुए बोला। अबे नहीं रे, तूने इन्हें नहीं पहचाना? उषा बोली। नहीं। ये कौन है? ये दीपक है, हमारे कॉलेज में थे, जिन्हें मेरी वजह से 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया था, और पूरे 2 साल के लिए ये गायब हो गए थे, उषा अंजलि के कान में बोली। ये वही है, अंजलि हैरान होते बोली। अचानक से दीपक की नजर अंजलि और उषा पर गई। उषा से तो वो पहले ही मिल चुका था, लेकिन अंजलि से वो पूरे 2 साल बाद मिल रहा था। उषा उसे देखकर मुस्कुराई, लेकिन अंजलि की नजर में आज भी वही कड़वापन था जो 2 साल पहले था। दीपक उसे पहचान गया, ये उसी के कॉलेज की अंजलि थी जो हमेशा दीपक को उसके रूप पर गंदे गंदे कमेंट करती, कई बार तो उसने दीपक को सामने से भी जलील किया था। दीपक ने सामने रिंग की तरफ अपना मुंह कर लिया। इतने में रिंग का बीच में माइक लेकर रेफरी आया। आज हमारे बीच आए हुए हैं अमेरिका के मशहूर हैवी वेट बॉक्सर मिस्टर जेम्स पॉल, और इनका मुकाबला है हमारे देश के मशहूर बॉक्सर सतिंदर सिंह से। रेफरी के इतना बोलते ही चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट हुई, और इतने में कैंपस के 2 साइडों से चलते हुए 2 बॉक्सर के गाउन पहने हुए 2 बंदे रिंग के अंदर आए। उन्हें देखते ही भीड़ पागल हो गई। दोनों बंदे हाथ हिलाते हुए लोगों की चीयर करने लगे, और दोनों लोग रिंग में अपने अपने कोने में खड़े हो गए। रिंग के इस कोन में मौजूद हैं अमेरिकन हैवी वेट चैंपियन मिस्टर जेम्स पॉल। इनकी हाइट है 6 फीट 3 इंच और इनका वजन है 120 किलो। और रिंग के इस कोने में मौजूद है हमारे देश की शान और लोगों के दिलों पर राज करने वाले हरे देश के मशहूर बॉक्सर सतिंदर सिंह। इनकी हाइट है 6 फीट 2 इंच और इनका वजन है 110 किलो। रेफरी माइक में बोला, और भीड़ पागल हो गई। दोनों धुरंधरों के बीच खेल शुरू हो गया। दोनों एक से बढ़कर एक, दोनों एक दूसरे पर मुक्कों की बरसात कर रहे हैं। दोनों के मुक्कों में कमाल की पॉवर है। सतिंदर सिंह जेम्स पॉल पर भारी पड़ रहे हैं। इतने में पहला राउंड खत्म ही गया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने कोने में आ गए। ये आदमी काफी मजबूत है, मैंने जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा, पानी पीते हुए जेम्स अपनी भाषा में अपने लोगों से बोला। दूसरी तरफ सतिंदर सिंह सिर्फ अपने अपोनेंट को ही देख रहा था। दूसरा राउंड शुरू हो गया, और फिर दोनों धुरंधर भिड़ गए। इसी तरह से लड़ते लड़ते एक के बाद एक 6 राउंड हो चुके थे। दोनों में से कोई भी नॉकआउट होने को तैयार नहीं था, और दोनों ही खिलाड़ी बहुत थक गए थे। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। 7वां राउंड शुरू होते ही जेम्स के एक ही पंच में सतिंदर सिंह नॉकआउट हो गए। रेफरी काउंटिंग करने लगा, चारों तरफ शांत माहौल हो गया। 1 से 10 तक गिनती पर भी सतिंदर सिंह नहीं उठे। जेम्स पॉल जीत चुका था, और जेम्स पॉल ने रेफरी के हाथ से माइक लिया। ये खिलाड़ी तो काफी अच्छा है, लेकिन मेरे सामने ज्यादा देर टिक न सका। ये तुम्हारे देश का चैंपियन खिलाड़ी है, इसका मतलब ये हुआ कि अब तुम्हारे देश में कोई भी चैंपियन नहीं है, जेम्स माइक में बोला। और एक जोर की हंसी के साथ फिर से बोला, हमारे देश में ऐसे खिलाड़ी गलियों में स्ट्रीट फाइटिंग करते हैं। जेम्स घमंड में आ चुका था, और हमारे देश में आके हमारे देश के लोगों का अपमान कर रहा था। ऐसा नहीं है कि सारे अमेरिकी ही ऐसे होते हैं, बाकी घमंडी तो हर जगह पाए जाते हैं।
वो माइक छोड़कर रिंग से बाहर जाने ही वाला था, इतने में एक कड़क आवाज ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। ये आवाज थी दीपक की। तुम चीटिंग करके जीते हो, तुम्हारे जैसा चीटर आदमी अमेरिका जैसे विकसित देश में कैसे पैदा हो गया? दीपक अपनी सीट से उठते हुए बोला। हालांकि सब लोग चुप हो गए थे, इसलिए ही दीपक की आवाज उस तक पहुंच पा रही थी। दीपक रिंग के अंदर आ गया। मैं तुमसे फाइट करूंगा, दीपक बोला। दीपक की बात सुनकर जेम्स पॉल और उसके साथ आए हुए लोग सब हंसने लगे, क्योंकि दीपक की हाइट थी 5 फीट 9 इंच और वजन था 70 किलो। जेम्स की हाइट थी 6 फीट 3 इंच और उसका वजन था 120 किलो। तुम मुझसे लड़ोगे? बच्चे, अपनी जान प्यारी है तो अभी वापस चला जा, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा, जेम्स बोला। चारों तरफ बस सन्नाटा पसरा हुआ था। सुप्रिया दीपक के लिए दुआएं मांग रही थी। अंजलि अब भी दीपक को गिरी हुई नजरों से देख रही थी। क्या लड़ेगा दीपक जेम्स के साथ? क्या दीपक ये लड़ाई जीत पाएगा? क्या होगा इस लड़ाई का अंजाम? जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 48, जिंदगी का मकसद। दीपक ने जेम्स को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया और दीपक जेम्स के सामने रिंग में आकर खड़ा हो गया। दीपक और जेम्स आमने सामने थे। दीपक जेम्स के सामने बच्चा लग रहा था। सब लोग बहुत हैरानी से दीपक और जेम्स को देख रहे थे। दोनों ही फुटवर्क करते हुए रिंग के बीच में इधर उधर घूम रहे थे। इतने में जेम्स ने दीपक पर अपने जोरदार पंच से हमला किया, जिसे दीपक ने आसानी से डॉच कर लिया। जेम्स बार बार दीपक पर मुक्कों की बरसात कर रहा था, लेकिन दीपक किसी प्रोफेशनल बॉक्सर की तरह जेम्स की मुक्कों से बच रहा था। जेम्स पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दीपक को छू भी नहीं पाया था। कोच माइकल से दीपक ने जो ट्रेनिंग ली थी वो उसे आज काम आ रही थी। अभी तक जेम्स दीपक पर एक भी पंच न मार सका और इतने में एक राउंड खत्म ही गया। दोनों खिलाड़ी अपने अपने कोने में आकर बैठ गए। जेम्स पसीने में लथपथ हो रहा था, लेकिन दीपक को जरा सी भी थकान नहीं हुई थी। भीड़ में शोर शराबा शुरू हो गया था। सब लोग दीपक की क्षमता देखकर हैरान थे, लेकिन खेल की जीत तो सामने वाले अपोनेंट को नॉकआउट करने से होती है। भीड़ में मौजूद ज्यादातर लोगों का तो यही मानना था। सेकंड राउंड शुरू हो गया। इस बार जेम्स काफी जोश में लग रहा था, लेकिन इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। जेम्स ने दीपक के चेहरे पर पंच मारने की कोशिश की, लेकिन दीपक ने काउंटर करते हुए जेम्स के चेहरे पर पंच जड़ दिया। दीपक का पंच काफी जोरदार था। जेम्स उड़ते हुए रिंग से बाहर गिर गया। ये देखकर पब्लिक पागल हो गई और सब लोग हैरान भी थे कि जेम्स जैसे 120 किलो के आदमी को उसी से आधे वजन और कम हाइट वाला आदमी कैसे एक पंच में रिंग से बाहर फेंक सकता है। ये तो बिल्कुल नामुमकिन काम है। उषा, अंजलि और सुप्रिया ने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था, और संजू को तो ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। ये सब देखकर जजेस भी हैरान थे। जेम्स उठकर खड़ा हुआ और वापस रिंग के अंदर चला गया। उसकी आंखों में दीपक के लिए नफरत नजर आ रही थी। वो दीपक को मार मारकर अधमरा कर देना चाहता था। संजू खड़ा होकर चिल्लाने लगा, मारो भैया उसे मारो, और उसके साथ भी कई लोग दीपक को चीयर करने लगे। दीपक ने अब लड़ाई को खत्म करने का फैसला कर लिया। वो अब तक लड़ाई को लंबा इसलिए खींच रहा था कि वो जेम्स को शर्मिंदा करना चाहता था, क्योंकि उसने चीटिंग की थी। दीपक ने जेम्स को अपने ग्लव्स पर कुछ लगाते हुए देख लिया था, जिसकी वजह से सतिंदर सिंह हारा था। दीपक ने दीपक पर पंचेस की बरसात कर दी, लेकिन दीपक ने हर एक पंच डॉच कर दिया और अपने एक ही पंच से उसने जेम्स को चारों खाने छित कर दिया। रेफरी ने 1 से 10 तक काउंट किया, लेकिन जेम्स बिल्कुल भी न उठ पाया। चारों तरफ इंडिया इंडिया के नारे लगने लगे। दीपक ने अपने हाथों से ग्लव्स उतारे और नीचे पड़े जेम्स की कमर को टटोलने लगा। सब देखकर सोचने लगे कि आखिर ये क्या कर रहा है। रेफरी भी देख रहा था। दीपक ने जेम्स की कमर की पट्टी से एक छोटी सी कांच की बोतल निकाली और जेम्स के हाथ से दायां ग्लव्स निकाला और उन दोनों चीजों को जजेस के सामने लाके रख दिया। ये देखिए, इसके सहारे से इसने सतिंदर सिंह को हराया है, और अगर यकीन न आए तो इस ग्लव्स की भी जांच करवा लीजिए, दीपक जजेस से बोला और वहां से चला गया। दीपक की कार में सुप्रिया और संजू बैठे थे। वाह दीपक, तुमने तो कमाल कर दिया, इतने बड़े खिलाड़ी को पलक झपकते ही हरा दिया। तुम बॉक्सिंग भी कर लेते हो, मुझे नहीं पता था। सुप्रिया दीपक की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मन में सोच रही कि मुझे किसी ऐसे की ही तलाश थी जो मुझे बार बार हैरान करे। दीपक को वो तब से ही पसंद करती है जब से उसने BMW के शोरूम से कार खरीदकर उसे और ध्रुव भल्ला को चौंका दिया था, और ध्रुव तो ये देखकर जल भुन गया था। दीपक कार ड्राइव कर रहा था, तभी जाम की वजह से दीपक ने कार रोक दी। दीपक की कार के चारों शीशे खुले हुए थे। तभी एक मनमोहक खुशबू दीपक, सुप्रिया और संजू को आई, और ये खुशबू थी खाने की। फाइट लड़ते लड़ते दीपक को भूख लगने लगी थी, और वैसे भी जब से दीपक सुप्रिया के साथ आया था तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। क्या खुशबू है, भूख और बढ़ गई, सुप्रिया बोली। इतने में जाम खुल गया। दीपक ने कुछ दूर अपनी गाड़ी चलाई। इतने में रोड के किनारे एक ढाबा था। खाने की खुशबू वहीं से आ रही थी।
चलो चल के खाना खाते हैं, दीपक ने सबसे कहा। हाँ ठीक है, वैसे भी बहुत भूख लगी है, सुप्रिया बोली। दीपक ने ढाबे के किनारे अपनी कार पार्क की और तीनों ढाबे के अंदर चले गए। अंदर जाते ही उन्होंने देखा, चारों तरफ रस्सी के बटे हुए पलंग ही पलंग पड़े थे और बहुत सारे पलंगों पर कुछ लोग बैठकर खाना खा रहे थे। हाउ एक्साइटिंग, इस तरह से बैठकर खाना खाने में तो बड़ा मजा आएगा। दीपक, संजू और सुप्रिया एक पलंग पर बैठ गए। एक पंजाबी लड़का उनके सामने आया। दीपक ने खाना ऑर्डर किया। आलू के पराठे, लस्सी, सरसों द साग, मक्के दी रोटी, दाल मखनी, नान, शाही पनीर, बहुत सारी चीजें खाने के लिए थी। दीपक, संजू और सुप्रिया तीनों ने खूब पेट भरकर खाना खाया। दीपक अंदर काउंटर पर जब पेमेंट करने गया तो उसकी नजर एक दीवार पर लगी हुई एक पेंटिंग पर गई, जिस पर लिखा था, अगर तुम ताकतवर हो तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि आखिर तुम्हें ये ताकत क्यों मिली है, तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है। ये लाइन दीपक के दिलो दिमाग पर छप गई। दीपक ने पेमेंट की और संजू और सुप्रिया के साथ कार में बैठकर वहां से चला गया। दीपक ने सुप्रिया को उसके घर छोड़ा और संजू के साथ अपने होटल आ गया। रात को दीपक अपने बिस्तर पर लेटा था और कमरे की छत को देख रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, उसके दिमाग में बस वही एक लाइन चल रही थी जो उसने ढाबे की दीवार पर लगी हुई पेंटिंग पर लिखी देखी थी। दीपक अपने बिस्तर से उठा और बाथरूम चला गया और शीशे में खुद को देखकर खुद से सवाल करने लगा, बता दीपक, इतने बड़े कबीले का सरदार, शरीर में इतनी लाजवाब ताकत, बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए, एक शानदार होटल का मालिक, आखिर ये सब कुछ किस लिए है, क्यों मिला है? इन सारे सवालों के जवाब। दीपक आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसके दिमाग में आया, सुब्रमण्यम। हाँ, सुब्रमण्यम मुझे मेरे सवालों के जवाब दे सकता है। दीपक अपने कमरे में वापस आया और उसने अपने लॉकेट पर डबल टैप किया। इतने में सुब्रमण्यम उसके सामने हाजिर हो गया। हुकुम मेरे मालिक, सुब्रमण्यम बोला। इतनी रात को आपने मुझे बुलाया है, इसका मतलब जरूर कोई बड़ी बात होगी, सुब्रमण्यम फिर से बोला। जैसा कि तुम्हें पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, ये लिए मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए, दीपक बोला। सवाल कीजिए हुकुम, सुब्रमण्यम बोला। मेरी जिंदगी का मकसद क्या है? मतलब मुझे ये सारी शक्तियां क्यों मिली है? क्यों मेरी किस्मत ने मुझे जुंगा कबीले का सरदार बनाया है? आखिर ऐसा क्यों? दीपक ने सुब्रमण्यम से कई सारे सवाल पूछे। आपको ये शक्तियां और ये ताकत एक खास मकसद के लिए मिली हैं। भविष्य में आपका सामना ऐसी ऐसी शक्तियों से होने वाला है, जिससे आपको इस देश, इंसानियत और आपके कबीले को बचाना होगा। वो काली शक्तियां अपनी दुनिया और अपना राज कायम करने के लिए आपकी दुनिया को तबाह करने के लिए जरूर आएंगी, और उन्हीं शक्तियों से लड़ने के लिए ही आपको चुना गया है, और आगे आपको अपनी शक्तियां और बढ़ाने की जरूरत है। और एक खास बात, उन शक्तियों की शुरुआत हो भी चुकी है, सुब्रमण्यम बोला। दूसरी तरफ दिल्ली से दूर एक पुरानी बंद पड़ी फैक्ट्री के अंदर एक बेड पर रघु पड़ा हुआ है। उसके पूरे शरीर में पट्टियां ही पट्टियां बंधी हैं, और उसके चारों तरफ कोबरा गैंग के लोग खड़े हैं, और एक कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लैक कपड़ों में एक शख्स मौजूद है, जिसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा है। ये है कोबरा गैंग के लीडर का दाहिना हाथ, इसके बारे में भी कोई कुछ नहीं जानता। रघु को घेरे हुए लोगों में से एक आदमी अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। वो आदमी कंप्यूटर की तरफ बढ़ता हुआ आगे आया। रघु सर के कपड़े की जेब में ये मेमोरी चिप मिली है। लगता है जिसने रघु सर को मारा है उसी ने ये मेमोरी चिप उनकी जेब में डाली होगी, वो आदमी बोला। इस मेमोरी चिप को कंप्यूटर में लगा के दिखाओ, कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद वो हिडन आदमी बोला। उस मेमोरी चिप को कंप्यूटर में लगाया, उसमें 2 वीडियो मौजूद थी। जब उस वीडियो को चलाया गया, पहली वीडियो में एक मास्क वाला लड़का रघु की कार तोड़ रहा था, और दूसरी वीडियो में वही आदमी रघु को बुरी तरह से पीट रहा है। ये देखकर तो उस वीडियो को देखने वाला हर एक आदमी आग बबूला हो गया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये शख्स है कौन? और ये बात कोबरा गैंग नहीं जानती है। अब क्या होगा? क्या कोबरा गैंग पता लगा पाएगी कि दीपक कौन है? क्या सुब्रमण्यम जो कह रहा है वो सच है? क्या होगा जब दीपक का सामना होगा उन काली शक्तियों से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 49, मैरिज एनिवर्सरी। सुब्रमण्यन ने दीपक को उसके सवालों के जवाब दे दिए। अब दीपक को आता चला कि उसे ये सारी शक्तियां क्यों मिली। अगली सुबह दीपक काफी देर तक सोता रहा, क्योंकि रात में उसे काफी देर में नींद आई थी। उसके दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। अचानक दीपक की आंख खुल गई। दीपक ने अपने बिस्तर से उठकर अपने कमरे का दरवाजा खोला। दरवाजे पर अमन और संजू दोनों थे। वैसे तो बड़ी जल्दी उठ जाता है, आज काफी देर तक सो रहा है। क्या हुआ, भाभी से बात कर रहा था क्या? अमन मजाक करते हुए बोला। अबे चल, कोई भाभी वाभी नहीं तेरी, मुझे जरूरी काम था इसलिए रात में देर से सोया था, दीपक अपनी आंखें मसलते हुए बोला। क्या हुआ, कैसे मुझे याद किए तूने? दीपक अमन से बोला। यार भाई, आज न माँ बाबा की मैरिज एनिवर्सरी है, सोच रहा हूँ उन्हें क्या गिफ्ट दूं।
जब कुछ समझ में न आया तो सोचा तुझसे ही पूछ लूं, अमन बोला। तो एक काम कर, आज शाम के लिए मैं होटल नाइट हेवन बुक कर देता हूँ। आज रात में अंकल आंटी के लिए वहां पर पार्टी करना, अपने जानने वालों को बुलाना और कल पूरा एक हफ्ते के लिए अंकल आंटी को कहीं घुमाने ले जा ताकि उन्हें अच्छा लगे, दीपक बोला। तो ठीक है बॉस, जा रात होटल नाइट हेवन में आपको इनवाइट किया जाता है, अमन मजाकिया अंदाज में बोला। चल ठीक है, तू पार्टी की तैयारी कर, मैं अभी नहाकर आता हूँ, दीपक बोला। थोड़ी देर बाद दीपक अपने रूम से बाहर आ गया और सोचने लगा कि वो अंकल आंटी क्या गिफ्ट दे। तभी संजू अपने हाथों में उन दोनों पपीज को पकड़े हुए दीपक के सामने आया। भैया, इन दोनों पपीज का नाम क्या रखा जाए, मैं बहुत देर से सोच रहा हूँ। दीपक ने उन दोनों पपीज को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। संजू, मैं क्या कह रहा था कि तुमने पढ़ाई कहाँ तक की है, दीपक ने सवाल किया। दीपक ने संजू से पूछा। संजू थोड़ा सा हैरान हुआ, पपीज के बीच ये पढ़ाई कहाँ आ गई, सानू सोचने लगा। वो मैंने सरकार स्कूल से 12th पास कर लिया है, प्राइवेट में पढ़ने के मेरे माँ बाप के पास पैसे ही नहीं थे, और जब कॉलेज में जाने की बारी आई तब मेरे माँ बाप और छोटी बहन मुझे छोड़कर चले गए, संजू काफी भावुक होते हुए बोला। दीपक ने ये सुना तो वो भी भावुक हो गया। कोई बात नहीं, मैं तेरा एडमिशन कराऊंगा, अभी कॉलेज के एग्जाम खत्म हुए हैं, जब एडमिशन ओपन होंगे मैं कॉलेज में तेरा एडमिशन कराऊंगा, दीपक संजू को दिलासा देते हुए बोला। ये सुनकर संजू बहुत खुश हुआ। चल, मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ, तू चलेगा? वहां पर से अंकल आंटी के लिए गिफ्ट खरीदना है, अंकल आंटी को देने के लिए तेरे लिए भी कोई गिफ्ट ले लूंगा, दीपक बोला। संजू भी शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार हो गया। दीपक अपनी कार से संजू को लेकर शॉपिंग के लिए चल दिया। दीपक और संजू शॉपिंग मॉल के अंदर चले गए। दीपक ने एक ट्रॉली ली और संजू को पकड़ा दी और उसे बताया दिया कि कोई भी चीज पसंद आए उसे इस ट्रॉली में डाल देना, बाद में काउंटर में जाके उसकी पेमेंट हो जाएगी, समझ गए? दीपक संजू से बोला। समझ गया भैया, संजू बोला। दीपक जो लेने आया था उसे ढूंढने के लिए वो एनिमल पेट सेक्शन में चला गया। संजू ट्रॉली लेकर यहाँ वहां घूम रहा था, लेकिन उसे वहां पर कोई भी काम की चीज समझ में नहीं आ रही थी। संजू अंकल आंटी को देने के लिए कुछ चीजें देखने लगा, तभी एक लड़की फोन पे बात करते हुए बहुत तेज चलती हुई आई और ट्रॉली से टकरा गई, जिसकी वजह से उसका डिसबैलेंस हुआ और वो गिर गई, उसके हाथ से उसका फोन छूटकर भी गिर गया। ओ माय गॉड, किस गवार ने ये ट्रॉली यहाँ छोड़ी है, वो लड़की जमीन पर पड़े हुए चिल्लाते हुए बोली। संजू वहीं खड़ा था। सॉरी दीदी, ये ट्रॉली मैंने छोड़ी है, संजू ने सच्चाई के साथ बोला। वॉट यू गवार, ये कहते हुए वो लड़की खड़ी हुई और संजू के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारा, इतने में वहां पर भीड़ जमा हो गई। मेरा फोन कहाँ है, ये कहते हुए वो लड़की इधर उधर देखने लगी, साइड में पड़ा हुआ उसे उसका फोन नजर आया। उसने फोन उठाया। ओ माय गॉड, मेरा फोन तोड़ दिया, वो लड़की फिर से चिल्लाई। इतने में एक लड़का भागते हुए आया। क्या हुआ बेबी, तुम रो क्यों रही हो, वो लड़का बोला। इस गवार लड़के ने मेरा फोन तोड़ दिया, वो लड़की रोते हुए बोली। मेरी कोई गलती नहीं है, ये ही आके मेरी ट्रॉली से टकराई, मेरा मुंह तो दूसरी तरफ था, ट्रॉली फ्री खड़ी थी, यही टकराई है ट्रॉली से, संजू अपनी बात रखते हुए बोला। तो तुझे क्या लगता है मेरी बेबी झूठ बोल रही है, वो लड़का दांत पीसकर संजू का गिरेबान पकड़ते हुए बोला, और संजू के चेहरे पर एक थप्पड़ मारने ही वाला था, इतने में किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। किसकी इतनी हिम्मत हुई, वो लड़का आगे कुछ कहता, इतने में एक जोरदार थप्पड़ आकर उसके चेहरे पर पड़ा, थप्पड़ पड़ते ही वो लड़का जमीन पर गिर पड़ा। कौन हो तुम, क्यों मार रहे हो मेरे बॉयफ्रेंड को, वो लड़की बोली, इतने में एक थप्पड़ आकर उसके चेहरे पर भी पड़ा, वो लड़की उना गाल पकड़कर बैठ गई। और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि दीपक था। दरअसल दीपक मॉल के जिस सेक्शन में गया था वहां पर एक एलईडी टीवी लगा हुआ था, जो मॉल में लगे हुए 12 कैमरास को शो कर रहा था। अचानक दीपक की नजर टीवी के उस हिस्से की तरफ गई जिसमें वो पोर्शन दिखाया जा रहा था जहां पर ये दोनों बदतमीज लड़का लड़की संजू को मारने की कोशिश कर रहे थे, और दीपक ने ये होते हुए देख लिया था, और ये देखने के बाद ही दीपक वहां पर भागा हुआ चला आया। तुम हमें क्यों मार रहे हो, जबकि गलती इस लड़के की है, इसकी वजह से मेरा इतना महंगा आईफोन टूट गया, वो लड़की अपना गाल पकड़े हुए बोली। गलती किसकी है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, दीपक बोला। अजब दादागिरी है, पहले किसी का नुकसान कर दो और फिर बाद में उल्टा उसे ही मारो, पहले उस बेचारी का फोन तोड़ा है, उसका पैसा तो दे दो, भीड़ में एक बूढ़ा आदमी बोला। उसके साथ भीड़ में मौजूद सभी लोग उस बूढ़े का साथ देने लगे। हाँ, इसे इसका पैसा मिलना ही चाहिए, भीड़ में सबकी आवाजें आने लगी। भीड़ का सपोर्ट मिलता देखकर वो लड़का लड़की चौड़ में आ गए। पैसे तो इसे देने ही पड़ेंगे वरना मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ, वो लड़का बोला। ठीक है, पुलिस को बुला लो, दीपक बोला। दीपक की ये बात सुनकर एकदम उस लड़के का फेस चेंज हो गया, जिसे दीपक ने नोटिस कर लिया, और वो समझ गया कि असल में ये लोग है कौन।
तुम एक काम करो, तुम इस आईफोन के पैसे दे दो, बाकी हम पुलिस को नहीं बुलाते हैं, वो लड़की बोली। नहीं नहीं, पुलिस को तो आना ही चाहिए। भीड़ में मौजूद लोग कंफ्यूज हो गए, जिसकी तरफ से नुकसान हुआ वो पुलिस को बुलाने की बात कर रहा है, और जिसका नुकसान हुआ वो पुलिस बुलाने से इनकार कर रहा है। आखिर ये माजरा क्या है? तुम्हें पैसे चाहिए न, मैं देता हूं तुम्हें पैसे, लेकिन उससे पहले ये फोन मुझे दो, दीपक बोला। दीपक ने वो फोन अपने हाथ में लिया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ गई। कितनी कीमत है इस फोन की? दीपक बोला। 1,50,000, वो लड़की बोली। तो तुम्हें लगता है मैं इस नकली फोन के 1,50,000 रुपए दूं? दीपक बोला। क्या कहा नकली? कभी देखा भी है आईफोन? तुम्हें पता है ये आईफोन का लेटेस्ट मॉडल है, वो लड़का बोला। लगता है तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इसलिए ही मेरे फोन को नकली बोल रहे हो, वो लड़की बोली। दीपक ने वो फोन इधर उधर घुमाया और उसका कवर उतार दिया, साथ में उस मोबाइल की ऊपर की शाइनिंग भी उतार दी, जिस वजह से उस मोबाइल का असली रूप सामने आ गया। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। ये तो एक एंड्रॉयड फोन था, जिसकी कीमत महज 10 या 15,000 ही होगी, और वो फोन टूटा भी नहीं था, बस उसके डिस्प्ले का गार्ड टूटा था। वो दोनों लड़का लड़की एक्सपोज हो गए थे और वहां से किसी भी तरह भागना चाहते थे, लेकिन दीपक ने उन्हें वहां से जाने नहीं दिया। अब तो पुलिस आएगी यहाँ पर, दीपक बोला। नहीं नहीं, प्लीज से पुलिस को मत बुलाइए, हमें कोई पैसा नहीं चाहिए, वो लड़की रोते हुए बोली। पैसा? तुम जैसे चीटर्स को पैसा देगा कौन? मैं तुम दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, दीपक गुस्से से बोला। नहीं सर प्लीज, सर सारी गलती मेरी थी, मैं जानबूझकर इस लड़के की ट्रॉली से टकराई थी ताकि इससे कुछ पैसे ऐंठ सकूं, वो लड़की गिड़गिड़ाते हुए बोली। इतने में वहां पर मॉल का आलसी मैनेजर आ गया जो अपने केबिन में पड़ा हुआ सो रहा था। क्या हुआ सर, ये सब भीड़ कैसी है? वो मैनेजर बोला। अब तक कहाँ थे आप? यहाँ पर ये सब होता है आपके मॉल में? यहाँ पर चोर और ठग घूमते हैं, जो चलते फिरते लोगों को ठगते हैं, कहीं ये आपकी कोई साजिश तो नहीं है? दीपक गुस्से में बोला। नहीं नहीं सर, हमारा मॉल ऐसा नहीं है, वो मैनेजर बोला। ऐसा नहीं है तो इतनी देर से आप कहाँ थे? दीपक फिर से बोला। सर वो मैं सो रहा था, मैनेजर झिझक कर बोला। सो रहे थे? आप सोने के लिए यहाँ पर आते हैं? आपके मॉल में किसी भी तरह की कोई घटना हो जाए और आप तो रहे हैं। यहाँ पर ये ठग घूम रहे हैं, जिन्होंने खुद की गलती पर मेरे भाई को मारा और मुझसे पैसे ऐंठने की कोशिश की, और आप सो रहे हैं। सर आप फिक्र न करिए, मैं इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, अब प्लीज यहाँ से जाइए, वो मैनेजर बोला। दीपक ने नोटिस किया जब उस मैनेजर ने उन दोनों लड़का लड़की को पुलिस के हवाले करने की बात कही तो वो दोनों लड़का लड़की बिल्कुल नहीं झिझके, और जब वो खुद उन दोनों को पुलिस के हवाले करने की बात कर रहा था तब ये दोनों डर के मारे कांप रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये मैनेजर भी इनके साथ मिला हुआ है। दीपक अब क्या करेगा? क्या उन दोनों लड़का लड़की को पुलिस के हवाले कर देगा दीपक? क्या उस मैनेजर का भी पर्दाफाश करेगा दीपक? क्या होगा जब उस मैनेजर का राज खुलेगा? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 50, जुंगा कबीले का संदेश। सर आप फिक्र न करें, मैं इन दोनों को पुलिस के हवाले कर दूंगा, शॉपिंग मॉल का वो मैनेजर बोला। दीपक ने नोटिस किया कि जब ये मैनेजर इन दोनों ठगों को पुलिस के हवाले करने की बात कर रहा है तो इन दोनों के भाव बिल्कुल न बदले, लेकिन जब उसने खुद ने इन दोनों ठगों को पुलिस के हवाले करने की बात कही थी तब ये दोनों डर के मारे कांपने लगे थे। दीपक समझ गया कि ये दोनों ठग है। अब आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब मैं सीधे आपके मालिक से मिलना चाहूंगा, दीपक नव भवे चढ़ाते हुए बोला। मालिक? मालिक से मिलने की क्या जरूरत है, मैं हूं तो यहाँ पर, मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा, वो मैनेजर बोला। मुझे आपसे कोई सवाल नहीं करना, दीपक बोला। देखिए भाई साहब, इस मॉल के मालिक विदेश गए हुए हैं, वो मैनेजर झिझक कर बोला। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे चेहरे से साफ दिख रहा है, दीपक बोला। नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूं, हमारे मालिक विदेश। ये कहते कहते वो मैनेजर रुक गया, क्योंकि किसी और आवाज ने उस मैनेजर की आवाज को दबा दिया। और ये आवाज थी उस शॉपिंग मॉल के मालिक की, जो बिल्कुल अभी अभी दूसरे शहर से वापस आया था। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? मैं विदेश कब गया, बल्कि मैं तो अभी अभी दूसरे शहर से वापस आ रहा हूं, मॉल का मालिक बोला। हेलो सर, मेरा नाम धनेश्वर है, और मैं यहाँ मालिक हूँ, बताइए सर क्या प्रॉब्लम है? धनेश्वर सर जी ने दीपक से पूछा। सर मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम है, वो मैनेजर तेज आवाज में बोला। सर इस लड़के ने इन मैडम का आईफोन तोड़ दिया, और जब इन मैडम ने इस लड़के से आईफोन के पैसे मांगे तो ये साहब आ गए और उल्टा इन दोनों को मारा, और साथ में मुझसे भी बदतमीजी की, वो मैनेजर फिर से बोला। धनेश्वर जी ने दीपक की तरफ देखा और बोला, सर ये क्या हरकत है आपकी? सर मैनेजर साहब ने जो कहा उसमें से सिर्फ 20% ही सच है, और बाकी सब झूठ है, दीपक बोला। क्या मतलब है आपका? धनेश्वर जी फिर से बोले। मेरा मतलब है कि ये दोनों ठग हैं,
और मैनेजर साहब है इन दोनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों मिलकर आपके मॉल में ये लोगों को ठगने का काम करते हैं, दीपक बोला। आपके पास क्या सबूत है कि जो आप कह रहे हैं वो सच है? धनेश्वर जी शक करते हुए दीपक से बोले। सर मैं आपको सबूत दिखा सकता हूं, सर आपका सीसीटीवी कंट्रोल रूम कहां है? दीपक बोला। ये सुनकर तो वो मैनेजर और वो दोनों लड़का लड़की सकपका गए। आइए मेरे साथ, धनेश्वर जी दीपक से बोले, और दीपक और सब लोगों को सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम में ले जाने लगे। भाई कुछ कर नहीं तो हम मारे जाएंगे, वो लड़का मैनेजर से बोला। अबे क्या करूं, आज तो मेरी नौकरी भी खतरे में आ गई है, वो मैनेजर बोला। दरअसल वो मैनेजर और वो लड़का दोनों ही कॉलेज के दोस्त हैं, दोनों ने ही प्लान बनाकर लोगों को ठगने का काम शुरू किया था, और बहुत से लोगों को वो लूट भी चुके हैं। धनेश्वर जी दीपक को लेकर सीसीटीवी कैमरा कंट्रोल रूम में ले गए। अंदर जाने के बाद दीपक ने देखा, अंदर एक बड़ा सा एलईडी लगा हुआ है, जिसमें 20 से 25 कैमरा व्यू शो हो रहे हैं। दीपक ने उस डिस्प्ले पर ध्यान से देखा। आप कैमरा नंबर 17 की 10 मिनट पहले की फुटेज दिखाइए, दीपक कैमरा ऑपरेटर से बोला। ऑपरेटर ने 10 मिनट पहले जो हुआ वो सब धनेश्वर जी को दिखा दिया, यहां तक कि दीपक ने डिस्प्ले पर मौजूद टाइमिंग के हिसाब से मैनेजर रूम का फुटेज भी दिखाया। जब ये सब हो रहा था तब मैनेजर अपने रूम में सो रहा था, और वैसे भी चाहे कुछ हो या न हो किसी भी वर्कर को काम के समय सोने की इजाजत नहीं। धनेश्वर जी उस मैनेजर को घूर कर देखने लगे। धनेश्वर जी उस मैनेजर से बोले, ये सब क्या है? मैनेजर रवि, उस मैनेजर का नाम रवि था। सर ये दोनों यहाँ क्या करने आए मुझे नहीं पता, मैनेजर रवि बोला। सर आप चाहे तो पुराने फुटेज निकाल कर देख सकते हैं, जिसमें मैनेजर रवि इन दोनों ठगों से बात करते हुए दिख जाएंगे, और तब इन तीनों का पूरा भांडा फूट जाएगा, दीपक बोला। धनेश्वर जी को दीपक की बात समझ में आ गई। मैनेजर रूम की पिछले एक हफ्ते की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाओ, धनेश्वर जी ने कैमरा ऑपरेटर से कहा। जी सर, कैमरा ऑपरेटर बोला। जब पिछले एक हफ्ते की वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में दिखाई गई तो वीडियो के एक हिस्से में मैनेजर रूम में मैनेजर रवि और वो दोनों ठग रवि को कुछ पैसे दे रहे हैं, और हाथ मिलाकर वहां से चले जाते हैं। ये देखकर धनेश्वर जी को समझने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा कि मैनेजर ने उन दोनों से चोरी का हिस्सा लिया है, यानी जो इल्जाम दीपक ने मैनेजर पर लगाया वो सही था। ये सोचकर तो धनेश्वर जी आग बबूला हो गए। धनेश्वर जी ने पुलिस को बुलाया और उन तीनों को पुलिस के हवाले कर दिया। थैंक यू यंग बॉय, आज तुमने हमारे शोरूम की इज्जत को बचाया है। आज आप इनाम के तौर पर यहाँ से जो चाहो वो ले जा सकते हो, धनेश्वर जी दीपक से बोले। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो लेना था मैंने वो ले लिया, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, दीपक बोला। नहीं बेटा प्लीज, तुम्हें कुछ तो लेना ही होगा, धनेश्वर जी बोले। धनेश्वर जी के मुंह से बेटा सुनकर वो उनको दोबारा मना न कर सका। धनेश्वर जी अंदर गए और एक छोटे से बॉक्स को गिफ्ट रैप करके ले आए। ये मेरी तरफ से है, और प्लीज इसे अपने घर जाकर ही खोलना, धनेश्वर जी बोले। ठीक है सर, दीपक बोला, और वो संजू के साथ अपना सामान लेकर वहां से चला गया। दीपक अपने होटल वापस आ गया। दीपक ने वो गिफ्ट जो धनेश्वर जी ने उसे दिया था, वो संजू को दे दिया। ले संजू, ये गिफ्ट तू अपनी तरफ से शाम को अंकल और आंटी को दे देना, दीपक बोला। लेकिन भैया ये तो आपका गिफ्ट है, ये मैं कैसे ले सकता हूँ, और वैसे भी अभी आपने ये खोलकर नहीं देखा है, संजू बोला। नहीं कोई बात नहीं, मैं नहीं जानता कि इसमें क्या है, लेकिन जो चीज भी है, सिर्फ अंकल आंटी के लिए ही है, दीपक बोला। अब चाहे उन्हें मैं दूं या तू दे क्या फर्क पड़ता है, इसलिए आज शाम को तू खुद ये गिफ्ट अपने हाथों से अंकल आंटी को देना, दीपक ये कहकर अपने कमरे में चला गया। शाम को होटल नाइट हेवन में अमन ने बहुत ही अच्छी पार्टी दी थी। उसने उन सभी को इनवाइट किया था जिनसे हाल ही में अमन की दोस्ती हुई है। पार्टी में बहुत सारे ऊंचे ऊंचे लोग दिख रहे हैं। क्या बात है यार, तूने तो पूरे दिल्ली के रईसों को बुलाया है, दीपक अमन के कान में बोला। ये सब हमारे क्लाइंट्स हैं, और मैंने इन्हें इनविटेशन अपने होटल की तरफ से दिया था, अमन बोला। ये सब तेरे बगैर न होता, तूने मुझ जैसे गरीब को अपने दिल में जगह दी, अपने होटल में जगह दी, अपना घर गिफ्ट में दिया, मेरी माँ का इलाज करवाया, इतना सब कुछ तो कोई अपना भी अपनों के लिए नहीं करता। ये सब कहते हुए संजू की आंखों में आंसू आ गए। अरे नहीं रे, ये सब तो कुछ भी नहीं है। जब सारे लोग मेरा मजाक बनाते थे तब तू था मेरे साथ, तूने मुझे मेरे रूप से नहीं मेरे दिल से अपनाया था, और ये बातें मैं कभी भूल नहीं सकता, दीपक भी भावुक होते हुए बोला। चल ठीक है, अंकल आंटी से केक कटवाते हैं, दीपक बोला। दीपक, संजू और अमन तीनों ही अंकल आंटी के सामने केक ले आए। माँ बाबा, केक काटिए, अमन बोला, और दोनों के हाथ में एक छुरी दे दी। जब केक कटा तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। सब लोगों ने अमन के माँ बाबा को बधाइयां और गिफ्ट दिए। पार्टी खत्म ही चुकी थी। अंकल आंटी, अभी मेरा गिफ्ट बाकी है, और उसके लिए आपको मेरे होटल चलना होगा, दीपक बोला।
तुमने हमारे लिए इतना सब कुछ किया, हमारे बेटे को नौकरी दी, घर दिया, यही हमारा गिफ्ट है बेटा, अमन की माँ बोली। बेटा भी बोलती हैं और शर्मिंदा भी करती हैं, आंटी मैंने जो कुछ भी किया उस पर अमन का हक था, लेकिन मेरा गिफ्ट तो आपको लेना ही होगा, दीपक बोला। ठीक है बेटा, अमन के माँ बाप बोले। दीपक सबको लेकर अपने होटल वापस आ गया। आप दोनों यहीं रुकिए, मैं गिफ्ट लेकर आता हूँ, दीपक बोला। दीपक अपने कमरे में गया और एक बकेट ले आया और उसे अमन में माँ बाबा के सामने रख दिया। ये क्या है बेटा, अमन के पिता बोले। आप इसे खोलकर देखें, दीपक बोला। अमन के बाबा ने वो बकेट खोलकर देखा तो उसमें 2 छोटे छोटे पपीज थे। अमन के बाबा ने दोनों पपीज को बाहर निकाला और सब उन दोनों पपीज को देखकर खुश हो गए। ये दोनों वही पपीज थे जिनकी माँ को रघु ने अपनी कार से रौंद दिया था। ये है आपका गिफ्ट, दीपक बोला। अब से ये आपके पास ही रहेंगे और आप ही इन दोनों का नामकरण करेंगे, दीपक बोला। ये देखकर संजू भी बहुत खुश हुआ क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इन दोनों का क्या नाम रखा जाए। रात काफी हो गई थी इसलिए दीपक ने उन दोनों को वही होटल में ही रोक लिया। दीपक आने कमरे में आ गया और अपने बेड पर लेट गया। उसकी हल्की सी आंख लगी थी कि उसके लॉकेट में से एक वाइब्रेट की आवाज आने लगी और साथ में वो लाल लाइट के साथ चमकने लगा। ये क्या है, दीपक हैरान होते हुए बोला। अचानक उसका हाथ एक एक ही लॉकेट पर चला गया और जैसे ही दीपक ने लॉकेट को टच किया वैसे ही उसमें से एक 3D होलोग्राम नजर आने लगा और उसमें शिवराज नजर आ रहा था। हुकुम जिंदाबाद, हमारा कबीला खतरे में आ चुका है, बाहर की ताकतवर काली शक्तियां हमारे कबीले में घुसने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें वो प्रकाश मनिया चाहिए और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारे कबीले को आपकी जरूरत है, आप ही हम सबको उन काली शक्तियों से बचा सकते हैं। और ये कहते हुए शिवराज का होलोग्राम गायब हो गया। अब क्या करेगा दीपक? क्या दीपक बचा पाएगा अपने कबीले को? क्या वो रक्षा कर पाएगा अपने लोगों की उन काली शक्तियों से? इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने के लिए पढ़िए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवेल पर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना, मिलेंगे अगले वीडियो में। तो आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। दोस्तों टेलीग्राम पर मेरा चैनल है एएस नोवेल हिंदी स्टोरी, प्लीज उसे फॉलो कर लीजिए और नए कहानी को सुनिए। जो कहानी आप सुनना चाहते हैं वह आप बता सकते हैं, आपके लिए कहानी लिखी जाएगी।